है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। शुरुआत करेंगे इस वक्त हेडलाइंस के साथ। ऊपरी स्तरों पर दबाव के बावजूद निफ्टी में बढ़त कायम। निफ्टी 23,650 के करीब। निफ्टी बैंक में तेजी ज्यादा, करीब 500 पॉइंट उछलकर 51,200 के पार निकला। मिड कैप में भी दिखी रौनक। डर का इंडेक्स करीब 9% फिसला। मेटल शेयरों में आज खरीदारी का जोश कायम, करीब 4% उछाल के साथ बाजार का टॉप गेनर बना सेल। साथ ही JSPL, हिंडाल्को, JSW स्टील में भी रौनक कायम। घरेलू स्टील कंपनियों को राहत की तैयारी। DGTR ने स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के लिए शुरू की जांच। और GST बैठक में तंबाकू पर 35% ड्यूटी नहीं लगने से ITC में दिखी तेजी। वहीं स्टॉक 2% से ज्यादा भागा। सेकेंड हैंड EV गाड़ियों पर GST 12 से 18% करने से 5% से ज़्यादा फिसला कार ट्रेड। और वहीं GST घटाने का फैसला टलने के बाद बीमा शेयरों में तेज़ बिकवाली। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, GIC, को डिजिट के स्टॉक्स 3 से 8% फिसले। जुलाई में दरें बढ़ने के बाद टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक गिरने का सिलसिला कायम। अक्टूबर में टेलीकॉम कंपनियों ने खोए 33 लाख ग्राहक। रिलायंस जियो ने करीब 37 लाख ग्राहक खोए, लेकिन भारतीय एयरटेल ने इस दौरान करीब 27 लाख एक्टिव ग्राहक जोड़े। और आज बंद हो रहे हैं 5 IPO। निवेशकों का सबसे ज्यादा फोकस ममता मशीनरी पर। अब तक 97 गुना भरा। डैम कैपिटल को भी बम्पर रिस्पॉन्स, 24 गुना भरा इशू। चलिए, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। वीरू और मैं आपको बताएंगे कि आपकी क्या क्लोजिंग की रणनीति होनी चाहिए। लेकिन देखिए, एक सत्र जहां पर एक अच्छा पुल बैक ट्रेड जरूर बनता हुआ दिखाई दिया, हालांकि अपने डे हाई पर टिका नहीं। निफ्टी आपके सामने इस समय 23,687 पर, हालांकि आज दिन की ऊंचाई 23,869 पर थी। और यही वो लेवल था जिसको पार करना शायद इंपॉर्टेंट था। 864 की हम शायद सुबह में वीरू बात कर रहे थे, वहां तक पहुंचे लेकिन टिके नहीं। अभी भी क्या आपको लग रहा है वीकर हैंड्स में मार्केट है? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षदा, वीकर हैंड में नहीं, वो बेचने वाला है ना, बेचने वाला जो ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई थिंक मैं इसको दूसरे तरीके से रखूंगा स्क्रीन पे। देखिए हर्षदा, ये क्या था? 23,864-65 था क्या? ये वही पॉइंट था जहां से शुक्रवार को निफ्टी ने दमखम जुटाया था इस कोलैप्स को इनिशिएट करने में। मतलब क्या? जब 24,000 टूटा, 23,800 की पुट सबसे बड़ा OI होल्ड करती थी। लेकिन अगर आप डेली चार्ट्स को देखें और डेली चार्ट्स को कुछ देर के लिए मिनट पे कन्वर्ट कर लें, 12:26 पे शुक्रवार को ये सेल ऑफ आया और जैसे ही 864 टूटा, हम गए सीधा करीब 23,538 पे। मॉर्निंग के लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे प्लीज। क्लियरली CNBC आवाज पे मॉर्निंग कॉल पे जब मैं सुबह सुबह हर्षदा के साथ था, मैंने क्लियरली कहा था, आप लिख के रख लीजिए, पहला कॉल राइटर्स का जोन है 800। 800 और 900 के दोनों अगर पॉइंट्स पे पिक किया जाए तो टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू क्रॉस 798.63, इट विल बी ए सेल ऑन राइज। कोई दूसरा चारा ही नहीं है। देखिए, ठीक ऐसा ही हुआ था शुक्रवार को भी। क्या लेवल था हमारा? 24,074। कोलैप्स कहां से आया? 24,066 से। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सुबह खुले निफ्टी के चार्ट, इसको रखिएगा स्क्रीन पे भी, खुला निफ्टी 729 पे, गया ऊपर 800 से कोलैप्स, अगेन 700 कुछ हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में 863, देन अगेन कोलैप्स हुआ। तो क्या है वो है कॉल राइटर्स के जोन, और वहीं से कोलैप्स होता हुआ। और ये मैंने 12 बजे भी कहा कि याद रखिएगा, 23,700 पे वीक पुट राइटर है, उसके कन्विक्शन पे बहुत भरोसा मत कीजिएगा। और वहां से निफ्टी फिर सिंक हुआ, और अभी कुछ देर पहले जो इंट्राडे हाई लो लगा वो था करीब 23,645 का। सो अभी भी वो सलन राइज काम कर रहा है हर्षदा। अब लेके आइए एक बार बेस को। बेस हमने आइडेंटिफाई किया गया था। देखिए, बेस अब तक वो नहीं आया, बट
बेस में एक वैक्यूम पावर होती है, मतलब खींचने की शक्ति होती है। लेके आइए बेस जरा। इट्स 23528 यानी पुट राइटर्स जो 23,500 पे प्लेस्ड हैं, और मुझे जो लगता है हर्षदा कि इस हफ्ते आएगा और होना भी चाहिए टेस्ट, दैट्स 23406, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमारा 22 नवंबर के हफ्ते का लो था। इन एनी सर्कमस्टेंसेस हमको ये लेवल छूना ही पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने शॉर्ट होल्ड किया है तो ठीक है, हायर लेवल पे शॉर्ट किया है तो भी ठीक है, बट कीप 2 लेवल्स इन माइंड। अपने जहन में 2 लेवल्स रखिए, 23,528 एंड 406। इन दोनों पर जाना की पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है हर्षदा। मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूं इस वक्त के। आप देखिए 23,800 पे, 23,900 पे, 24,000 पे किस तरीके से कॉल राइटर्स एक ग्रिप लेके बैठे हैं। और देखिए ये वो छोटा मोटा राइटर नहीं है, ये है इंस्टीट्यूशनल मनी। 23,800 पे 90 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 62 लाख कॉल भी किए हैं। 23,900 पे 30 लाख कॉल भी किए हैं। ये अभी आपको निकलने ही नहीं देगा। और नीचे अगर आप पुट राइटर्स को देखें तो अगर पुट राइटर्स कहीं पे पुट लेके बैठे थे तो वो था 23,700, वो भी गया। नाउ जहां तक वीकली और मंथली पुट्स का सवाल है, इट्स ओनली कम्स एट 23500। तो मैं अगर यहां बैठ के टिप्पणी कर रहा हूं कि अगर मेरा शॉर्ट ट्रेड ग्रिप में है या तो मैं यहां कवर कर लूं प्रॉफिट में, अगर रखना चाहता हूं तो लॉजिकली इट्स 23526 एंड 406 जो कि एक लॉजिकल टारगेट बनते हैं। नाउ निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक पे सुबह क्या बात हुई थी? देखिए निफ्टी बैंक काफी ओवरसोल्ड था। निफ्टी बैंक पे जब हर्षदा के साथ मैं सुबह बात कर रहा था, मैंने 2 बातें कही थी। 51,000 पे एक वीक कॉल राइटर है, लेकिन 51,500 पे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला कॉल राइटर बैठा है। देखिए क्या होता है वीकली और वीकली पर, क्योंकि अब निफ्टी पे अवेलेबल है, निफ्टी बैंक पे अवेलेबल नहीं है, तो वो जो वीकली कॉल राइटर होता है ना, आपको उसके कन्विक्शन पे काम करना चाहिए। द मोमेंट यू विल क्रॉस 51,140, अ स्मॉल स्विंग टुवर्ड्स 51,442 लुक्स पॉसिबल। लेके आइए लेवल स्क्रीन पे, और वो हुआ भी। लेकिन क्या हुई थी बात कि 51,442 और 51,500 नहीं कटा तो शॉर्ट करेंगे। और आप देखिए आप ऑलमोस्ट डेलो की डिजिक्ट्री में। आइए स्टैट्स को चेक करते हैं एक बार, इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। कॉल राइटर्स 51,500 पे, 51,400 पे बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, उनके कन्विक्शन में रत्ती भर की कमी नहीं है। 2 ही स्टॉक फ्यूचर्स सुबह स्विंग जनरेट कर रहे थे, इट वाज HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। हालांकि वो भी काफ़ी थे, बट कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं थी। और निफ्टी कोलैप्स हुआ। मेरे ख्याल से हर्षदा एक रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 51,000 लुक्स पॉसिबल। बट अगर आप निफ्टी पर होल्ड कर रहे हैं शॉर्ट, आपके पास 2 विकल्प हैं। अगर आपके पास अच्छा ट्रेड है कवर कर लीजिए, अन्यथा अगर आप रिस्क लेके बैठना चाहते हैं तो 23526 एंड 460 लुक्स पॉसिबल इन करंट स्विंग। हर्षदा ओवर टू यू। चलिए फटाफट से कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि आज रुझान दरअसल थोड़ा सा तेजी का बनता दिखाई दिया है। वो काउंटर्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि आज मूड थोड़ा बेहतर है पिछले हफ्ते की तुलना में। ट्रेंट, ITC, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक के कुछ स्टॉक्स है जहां पर 1.5% तक का इजाफा। ट्रेंट ज़्यादा बेहतर ट्रेड करता हुआ। JSPL, भेल, बंधन बैंक और सेल, वैसे भी वो मेटल कंपनियां ऑफकोर्स सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की खबरों के बीच यहाँ पर कुछ रिलीफ मिलता हुआ, लेकिन ऑटो कंपनियां बैकफुट पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही हैं। पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड के, जहाँ पर हमने देखा है एक मुनाफा वसूली का दबाव। जोमेटो भले ही सेंसेक्स का हिस्सा बनाया आज, बिकवाली हावी है। वहीं KPIT, प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स, नायका जैसे काउंटर्स में भी कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। तो चलिए अब ट्रेड लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल तैयार है। प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत, शिवांगी शारदा और शरद अवस्थी, आप सभी का स्वागत है। काबा जी बताइए इस दोपहर क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है मारुति। यहाँ पर सेल प्रेशर है। यहाँ पर ट्रेड करा 10,783 पर, टॉप अगर 10,850 का, ज्यादा नहीं है। ऑन द अपसाइड, डाउनसाइड टारगेट है 10,500 के। मेरे ख्याल से मारुति में थोड़ी बिकवाली है। प्रकाश सर का पहला ट्रेड हो गया। मानस आपका ट्रेड? एक सेल रिकमेंडेशन है JSW एनर्जी। इसमें बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि अब लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो JSW एनर्जी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 666 के स्टॉप लॉस पे बिकवाली करेंगे और 642
के टारगेट सेट करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के फ्यूचर में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक शॉर्ट का ट्रेड इस समय उभर कर आ रहा है। शिल्पा, आफ्टरनून आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड भी सेल की तरफ रहेगा। एचडीएफसी एएमसी वापस एक ब्रेकडाउन दे रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है इस बार ये 4150 से लेके 4100 तक जा सकता है। तो आप दिसंबर के फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4320 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 4150। शिल्पा जी का 4250 शॉर्ट है HDFC AMC। ओके, अच्छा, शिवांगी जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। शिवांगी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। आ रहा है यहाँ पे इंडिगो। ये स्टॉक अपने लगातार 20 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं हमने देखा है कि होटल, टूरिज्म, पैक, ये जो पूरे रिलेटेड काउंटर्स है वो काफी मोमेंटम में है और स्टॉक अपने हायर बेस को भी निकालते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 4650 के टारगेट्स बन रहे हैं 4390 के एक स्टॉक के साथ। ओके, 4360 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ नजर आएगा आपको। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट इंटरग्लोब एविएशन पर। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा, तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता जी, देखिए, मेरी नजर है पेट्रोनेट पे, पेट्रोनेट LNG। मुझे लगता है ये काउंटर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, अपनी इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर खड़ा है। सो ये जो लेवल है वो करीबन 337 के आसपास है और सुबह से इस लेवल के ऊपर ये मेंटेन किए हुए है। तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड दूंगा। अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड, इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हर्षिता जी, वो रहेगा 335 का, और इसका जो स्विंग का टारगेट रहेगा दैट विल बी 348। ओके, यहाँ पे पेट्रोनेट हो गया आपका एक ट्रेड। 19.37 लाख शेड हुए हैं यहाँ पर। हालांकि देखिए, शेयरिंग को देखने का मतलब, ये जो OI घट रहा है इसको देखने का तरीका दूसरा है। पेट्रोनेट जरा एक बार जनवरी फ्यूचर्स फायर करिए। यहाँ पे कितने शेयर घटे हैं? 19,37,000, यानी जो अभी की सीरीज़ है जो गुरुवार को एक्सपायर होगी, 19 लाख शेयर घटे हैं। एक बार जरा जनवरी का फ्यूचर्स इसका रखिएगा और स्पॉट भी रखिएगा। क्या देखा हमने यहाँ पे? राजेश जी ने लॉन्ग कॉल पिक की, वहाँ 19 घटे, यहाँ 43 लाख शेयर बढ़े, यानी करीब करीब 24 लाख फ्रेश शेयर का एडिशन नेक्स्ट मंथ में हुआ। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रोड ओवर्स। अच्छी कॉल थी राजेश जी आपकी। अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? और ये बताइए कि अभी आप लोग कुछ सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं बाइंग का, या फिर कुछ डाउन साइड नज़र आ रहा है? और इस प्राइस पे अच्छा क्या लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून जी। नहीं, हम लोग तो रेगुलरली बाइंग ही कर रहे हैं और हमारा अभी भी यही मानना है कि सेकंड हाफ के जो भी नंबर्स आएंगे वो काफ़ी पॉजिटिव आने चाहिए। तो उसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस द बोर्ड दिखना चाहिए। सेलेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में जहाँ हमने डिसेंट करेक्शन देखी है वहाँ हमें लगता है बाइंग करनी चाहिए। और जहाँ पे आपको कंपैरेटिव वैल्यूएशन में कुछ डिस्काउंटेड कंपनीज मिले हैं जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकती हैं, तो वहाँ पे हम पॉकेट्स में बाइंग कर रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं बाइंग कर रहे, बट सेक्टर स्पेसिफिक बैंक्स और NBFCs हम लोगों को लगता है इन वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है। थोड़ा इग्नोर्ड सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFCs, कुछ NBFC स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वहाँ हम लोग को लगता है अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। और जहाँ जहाँ कंपैरेटिव वैल्यूएशन पे थोड़ी एडवांटेज दिख रही है वहाँ भी मैं अभी भी यही मान के चल रहा हूँ कि सेकंड हाफ के नंबर्स बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। तो अभी भी हम लोग तो बुलिश व्यू लेके ही चल रहे हैं। और जहाँ तक रिकमेंडेशन का सवाल है, आज मैं एक रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल रिकमेंड करना चाहता हूँ। कंपनी रियल एस्टेट में NCR की बड़ी कंपनी है। 2023 तक इतना 6-7 मिलियन स्क्वायर फीट लगभग सेल किया था उन्होंने। अभी लगभग 51 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट है वेरियस स्टेजेस के, जिसमें से 20-25 आने वाले साल में वो लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट। बाकी 20-25 दो स्टेजेस में है। 15-16 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी काम चल रहा है, काम चालू होगा, और 9-9.5 मिलियन का ऑलरेडी उन्होंने चालू कर दिया है, रिसेंट लॉन्चेस है। तो हमें लगता है जो एग्जिस्टिंग सेल्स भी उन्होंने की है वहां से भी करीब 10,000 करोड़ का और रेवेन्यू बुक करने की गुंजाइश है। और आने वाले समय में अगले 1.5-2 साल में ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए इस सब के बनस्पत। कंपनी डेट इक्विटी को भी 0.5% क्या 0.5 के आसपास रखने की बात कर रही है। लगातार जो मिड इनकम सेगमेंट है उस पर ज्यादा फोकस है, अफोर्डेबल पे भी फोकस है, लेकिन अफोर्डेबल टोटल पोर्टफोलियो का बहुत छोटा सा हिस्सा है।
बट मिड इनकम हाउसिंग एक मेजर ड्रॉ रहना चाहिए इनके लिए। और डेट भी मैनेजेबल लेवल पे है और कंपनी भी टारगेट कर रही है कि 0.5 के ऊपर नहीं लेके जाएंगे। पिछले क्वार्टर भी लगभग कितना 140 करोड़ के आसपास डेट कम हुआ है। आने वाले साल में लगभग वो 500 से 600 करोड़ अपना डेट और कम करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए इस कंपनी में। अगले साल FY26 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 75 से 80 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी। जहां ज्यादातर रियल एस्टेट स्टॉक 40-45 टाइम फॉरवर्ड ट्रेड कर रहे हैं, ये 20 टाइम भी फॉरवर्ड पे नहीं ट्रेड कर रहा। और साइज ऐसा कोई बहुत छोटा नहीं है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्लेयर्स। मे बी लोढ़ा वगैरह से कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है, बट अगर आप 6,000-7,000 करोड़ की टॉप लाइन की बात कर रहे हैं तो बहुत छोटी कंपनी नहीं है। तो मुझे लगता है 20-25 का मल्टीपल या 30 का मल्टीपल मिलना इस कंपनी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। बट इनिशियली एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट से लेके चलते हैं तो अगले साल की कमाई लगभग 80 रुपए, 20 के आसपास का मल्टीपल। तो मुझे लगता है 1600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल ये दिल्ली एनसीआर बेस्ड, याद रखिएगा। स्पेशली इनका जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वहाँ पे गुड़गांव में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 1249 पे ट्रेड करता हुआ सिग्नेचर ग्लोबल। एक बार रखेंगे स्क्रीन पे इसका चार्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, जरा देखना चाहेंगे। सिग्नेचर ग्लोबल थोड़ा सा लंबे पर्सपेक्टिव से इसका चार्ट रखिएगा। आई थिंक कैश का स्टॉक मेरे स्क्रीन पे भी आ नहीं रहा। एक सेकेंड, हाँ यस ये रहा आपकी स्क्रीन पे, होल्डिंग स्ट्रॉन्ग एट 1247। अच्छा, अब आते हैं कुछ काउंटर्स जो क्रैक हो रहे हैं आज बहुत बुरी तरीके से, उन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले एक टेक्निकल आउट लूँगा, उसके बाद एक फंडामेंटल आउट लूँगा। सोनी जी एक राय दीजिएगा, नहीं शिल्पा जी माफ़ कीजिएगा। HUL पे आज मतलब इसने, आप समझ लीजिएगा कि एक नया लो क्रिएट किया इस दौर का। वीकली पे ये इवन 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब कोई शेयर टेक्निकली जितना वीक हो सकता है उससे ज़्यादा कहीं वीक है। अभी लग क्या रहा है, मतलब प्रैक्टिकली जिस प्रकार के, जरा प्लीज़ रोल ओवर की फिगर रखिएगा, शॉर्ट रोल ओवर्स है यहाँ पे। ये जो मई 2024 का करीब 2222 का लो था, ये लग रहा है शिल्पा जी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो इसके इमीडिएट टारगेट्स 20 टू 80 के ही हैं। इसके नीचे मुझे लगता है 20 टू 40 तक भी जा सकता है। स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है एंड जब से स्टॉक इनफैक्ट 2400 के नीचे है तब से कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग ही है इसमें। तो 20 टू 80 अगर होल्ड करता है देन मे बी सम एक पुल बैक आप देख सकते हैं। बट जिस तरह से इसके रोल ओवर्स हैं, स्ट्रक्चर लगातार वीकनेस की तरफ से, मुझे लगता है 20 टू 40 तक एक बार डेफिनेटली टेस्ट करेगा। तो आप जैन की सीरीज में 2300 का पुट आप इसमें एक एफर्ट ले सकते हैं जो रफली 43-44 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 25 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ मे बी 60 से लेके 75-80 तक भी। 20 टू 80 के नीचे तो इसमें वीकनेस बहुत जल्दी एग्रीवेट करते हुए दिखेगा। ये फिलहाल आपके लिए HUL पर एक व्यू, लेकिन ट्रेंड में कंप्लीट विपरीत सिचुएशन। थोड़े से शॉट्स कवर हुए हैं, 7000 के ऊपर निकलता हुआ ये काउंटर। शिवांगी, आपकी नजरें गई हैं स्टॉक पर, क्या खरीदारी के फिर से रेंज में आ रहा है ये? जी बिल्कुल, ट्रेंड मेरे रडार पे रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 20 एक दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकलते हुए नजर आ रहा है। एक RSI एक अर्ली साइंस ऑफ बाइंग यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है और अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर होल्ड कर रहा है। रोल ओवर्स भी इस सीरीज में अभी तक हम देख रहे हैं कि एवरेज गुड टू एवरेज ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 70 टू 50 तक के टारगेट्स जो है वो इमीडिएट बेसिस पे बन रहे हैं, तो इसको जरूर ध्यान पे रखें। 6850 का एक बेस इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फिलहाल नायका पर एक व्यू, आप बेग योर पार्डन, ट्रेंड पर एक व्यू आता हो। मेरी नज़रें नायका पर हैं द मीनवाइल, क्योंकि ये स्टॉक लगातार बिकवाली के घेरे में है। 3% का नॉक इसने लिया और अच्छे खासे वॉल्यूम्स पर दरअसल ये स्टॉक आज फिसलता हुआ दिखाई दिया है। करीब 8% का OI डिक्लाइन देखने को मिला है। शरद, कोई इंसाइट कि क्यों पिट रहा है काउंटर आज? नहीं, आज का तो मुझे कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है इन जनरल जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था और लगातार अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो इस टाइप की कंपनीज में आपको बहुत जल्दी डाउनवर्ड रेटिंग भी दिखाई देती है। यही सबसे बड़ा रिस्क है इन वैल्यूएशंस पे चीज़ों को लेने का।
अभी भी क्या एक्सपेक्टेशन है, FY27 तक कंपनी ₹2 के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करेगी। बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहा तो हो सकता है ₹4-5 रिपोर्ट कर दे, फिर भी ₹167 30-35 टाइम। तो मुझे लगता है ये थोड़ा स्ट्रेच्ड है, और जैसे ये इस टाइप की कंपनीज इसी टाइप के साइकिल में मूव करेंगी जहाँ पे अर्निंग्स अपवर्ड रेटिंग साइकिल आएगा, ये बहुत तेजी से ऑसिलेट कर देंगी हायर जोन्स में। बट आपको वही केयरफुल रहना होगा कि आप कितनी प्राइस दे रहे हैं, कितने साल फॉरवर्ड डिस्काउंट कर रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। क्योंकि छोटा बेस है तो ऑब्वियसली अगर टॉप लाइन एक नॉर्मल लेवल पे एस्केलेट करती है तो उसका बॉटम लाइन इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बाकी के कॉस्ट्स लगभग फिक्स्ड रहते हैं। तो मुझे लगता है वो एक चीज है जो इन कंपनीज में प्ले आउट करती है। अगर प्लेटफॉर्म बिजनेस की तरह देखें तो लगभग कितना नेक्स्ट ईयर पे 5.5 टाइम पे आ गया है, और अगर रिस्क ऑन बाजार में रहता है जो मेरे हिसाब से रहना चाहिए, तो आइडियली इन कंपनीज को एनीवेयर बिटवीन 7 to 8 टाइम्स मोस्ट प्रोबेबली ईवी टू सेल्स मिल जा सकता है। तो अगर ये साइकिल इंप्रूव करता है आने वाले समय में, जिस टाइप के इनोवेटिव इनके प्रोडक्ट्स हैं और अर्निंग साइकिल में इंप्रूवमेंट होता है जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर भी ईज होना चाहिए, और थोड़ा सा जैसे जैसे अर्बन और रूरल डिमांड में पिकअप आता है इनको भी फायदा मिलना चाहिए। तो अगर ये साइकिल आने वाले समय में इम्प्रूव होता है तो मेरे हिसाब से फेयर वैल्यूएशन शायद यहाँ से 30-35% ऊपर होगी 7-8 टाइम ईवी टू सेल्स पे। तो मेरे हिसाब से डिप्स को यूज करना चाहिए लॉन्ग टर्म, तो सर्टेनली मेरे हिसाब से ये डिसेंट कंपनीज है। ट्रेडिशनल मैट्रिसेस पे हाँ थोड़ा मुश्किल है इन कंपनीज को इन वैल्यूएशन पे जस्टिफाई करना, बट शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से अगर आप बेट ले रहे हैं तो आप एट बेस्ट ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से आपको 30 से 35% की अपसाइड मिलेगी। ओके, नाइका 160-164 पे ट्रेड करता हुआ ये शरद जी के व्यू को सुन रहे थे आप। चलिए अब एक काम करते हैं, आज के इस कमज़ोर बाजार में एक सेक्टर जो सुबह से एक अच्छा मूव लेकर स्ट्रॉन्ग मूव लेकर ट्रेड कर रहा है वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। मेटल में सारा स्पेस जो है ना ये पूरा आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात क्या है, रीज़न क्या है? दरअसल स्टील इंपोर्ट पर सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए जांच होने जा रही है और DGTR ने जांच की सिफारिश कर दी है। इस पूरी खबर को समझते हैं CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी के साथ। लक्ष्मण जी नमस्कार, ये बताइए कि ये वाकई काफ़ी समय से मुद्दा चला आ रहा है, फाइनली लक्ष्मण जी अब लग रहा है कि मेटल कंपनियों की जो संघर्ष पिछले काफ़ी समय से चल रहा है वो थोड़ा दूर होगा? हाँ बिल्कुल, इसकी संभावना लगभग बहुत ज़्यादा है, या फिर कि लगभग तय है कि स्टील इंपोर्ट पर अब यहाँ पे ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी का नाम सेफगार्ड ड्यूटी होगा, ये भी लगभग तय है। अब ड्यूटी कितनी लगेगी, कब लगेगी, ये सिर्फ देखने वाली बात है। दरअसल स्टील इंडस्ट्री ने जो मांग की थी और जिस मांग पर वित्त मंत्रालय, स्टील मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के बीच में चर्चा हुई थी वो ये थी कि कम से कम 25% आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे MSME मंत्रालय बीच में आया, उन्होंने कहा कि हमारे MSME कई सारे हैं जो स्टील को सीधे तौर पर खपत करते हैं, उनको सस्ते में मिलता है, तो अगर 20-25% ड्यूटी लगाते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो अब यहाँ पे सरकार के पास बीच का रास्ता अपनाना होगा। लेकिन चूंकि सेफगार्ड ड्यूटी है तो इसके लिए एक निश्चित तय प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत DGTR जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज होता है, उसने इसकी जांच शुरू कर दी है। अब जांच शुरू करने के बाद दो विकल्प होते हैं, एक या तो बहुत ज्यादा मात्रा में डंपिंग हो रही है, सस्ते स्टील इंपोर्ट हो रहा है, तो तत्काल एक कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर आप टेम्पररी ड्यूटी लगा दीजिए। ये ड्यूटी लगाने का अधिकार होता है, तो DGTR ये ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर सकता है। बहुत हद तक संभावना है कि अस्थायी तौर पर ही ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर दे वित्त मंत्रालय को, और वित्त मंत्रालय फिर ये सिफारिश के आधार पर ड्यूटी यहाँ पे लगा दे। लेकिन ये जो ड्यूटी लगाई जाएगी ये अस्थायी तौर पर होगा, फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर वो ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे अगर नियम के हिसाब से देखें तो जब से आपने जांच शुरू की है तब से 60 दिन के बाद आप ये प्रोविजनल ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ये शुक्रवार को जांच शुरू हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो शुक्रवार से 60 दिन का हिसाब लगा दीजिए, 2 महीने का। 2 महीने के बाद ये प्रोविजनल ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर सकता है सभी पक्षों की राय मानने के बाद, और फिर वित्त मंत्रालय अगले 1 से 2 दिन में आमतौर पर ड्यूटी का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। ये ड्यूटी लगाने के पीछे दलील ये है कि पिछले कई सालों से लगातार स्टील का इम्पोर्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, खासतौर से जब से US ने अपने यहाँ ड्यूटी लगाया इम्पोर्ट ड्यूटी, तो उसके बाद 127 अलग अलग को अलग अलग देशों ने ड्यूटी लगा दी। तो जाहिर तौर पर जहां पे ज्यादा उत्पादन हो रहा है वो भारत में डंप कर रहे हैं, इससे घरेलू इंडस्ट्री को बचाना है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, और हम जब भी कई मेटल कंपनियों से बात कर रहे हैं ना तो वो इसी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी समय से। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। शरद जी, आपने लक्ष्मण जी को सुना यहाँ पे अभी, और जब से जांच शुरू होती है उसकी 60 दिन की अवधि के बाद ये ड्यूटी लग सकती है, सेफगार्ड ड्यूटी। आपकी राय, क्योंकि मेटल्स इस वक्त वाकई संघर्ष कर रहे हैं,
ये जो डंपिंग हो रही है उससे, आप मेटल्स को एज लेवल्स इस समय कैसे रीड कर रहे हैं, और आपका टेक मेटल्स पे, और अगर थोड़ा सा क्लासीफाई करें फेरस नॉन फेरस दोनों, किस पे ज़्यादा फोकस है आपका? देखिए जनरली हम लोग का मेटल्स तो हम अभी अवॉइड ही कर रहे हैं जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। जिस प्राइसेस पे ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की हम गुंजाइश नहीं रख रहे हैं, क्योंकि चाइना ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, और जैसा हम सब जानते हैं डिमांड सप्लाई साइड में उनका एक बहुत बड़ा वेट रहता है। तो मुझे लगता है मेटल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्लस यूरोप में कुछ ग्रीन स्टील वगैरह जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वहां से भी कुछ चैलेंजेस निकल के आएंगे। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे भी आप अगर अक्रॉस द बोर्ड ज्यादातर मेटल स्टॉक्स को देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा नहीं है। 12-13 टाइम फॉरवर्ड पे नॉर्मली सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो और कोई बहुत बड़ी री रेटिंग आने वाले समय में हमें नजर नहीं आ रही। मोस्ट प्रोबेबली ये जो ड्यूटी आएगी इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा एचआरसी पे होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट शायद डोमेस्टिक कंपनीज में सेल और टाटा स्टील पे दिखेगा। हालाँकि टाटा स्टील के इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं जो थोड़ा नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हो सकते हैं यूरोप में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनकी वजह से। बट सिंस आप अगर पीबीआईटी देखें तो मेजर हिस्सा टाटा स्टील में भी डोमेस्टिक टाटा स्टील इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का ही है, तो मुझे लगता है टाटा स्टील और सेल को इससे थोड़ा फायदा हो सकता है। बाकी अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है। अगर मेटल्स पे मुझे बेट लेना हो तो हम लोग एक प्रॉक्सी प्ले की तरह रेन इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो सीपीसी और कार्बन मैन्युफैक्चरिंग, कार्बन के प्रोडक्ट्स में मेनली काम करती है, जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो हमें लगता है एल्युमिनियम प्रोबेबली शायद बेटर इंसुलेटेड रहेगा अगेंस्ट स्टील बिकॉज ईवीज वगैरह की डिमांड की वजह से। और जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट हम पिछले 8-10 सालों से बात करते आए हैं एल्युमिनियम में होने का, वो शायद अब ग्रेजुअली विजिबल है। तो एल्युमिनियम प्रोबेबली मोर इंसुलेटेड रहेगा, लेकिन हिंडाल्को नैल्को में मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट इन लेवल्स पे दिखाई नहीं देता। बट रेन प्रोबेबली एक ऐसा काउंटर हो सकता है जहां आपको बहुत बड़ा फायदा मिले। लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली अपने दोनों सेगमेंट्स में, और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ये डेवलप कर रहे हैं, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। और एक प्रॉक्सी प्ले है आरएचआई मैग्नेसिटा, वो मुझे लगता है एक रिफ्रैक्टरी कंपनी है, जनरली वैल्यूएशन साइकिल या प्राइस मूवमेंट साइकिल मेटल्स के साथ चलता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म उठा के देखेंगे तो जनरली उनके जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो अलाइंड नहीं है मेटल के साथ, और लगातार कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है ये दो कंपनीज प्रोबेबली मच बेटर बेट रहेंगी। रेन में ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवरहैंग है इंटरेस्ट रेट्स वगैरह का भी, बट चूंकि हम ये मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट ट्रजेक्टरी भी नीचे की रहनी चाहिए आने वाले समय में, तो वहाँ उनको ग्लोबल डेट में भी फायदा होना चाहिए। प्लस ऑपरेशनली भी जिन मार्जिन पे वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं वो लगभग नियर लोज है, वहाँ पे भी रिवाइवल आना चाहिए। तो कुल मिला के प्री एबिटा पोस्ट एबिटा दोनों जगह पे कंपनी को फायदा होना चाहिए, और वो ऑब्वियसली आपके वैल्यूएशन में भी दिखना चाहिए। सिमिलरली आरएचआईएम मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। रिसेंटली कंपनी ने कुछ कैपेक्स वगैरह भी किया है, उसका भी फर्क आने वाले समय में दिखेगा। तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह रहना चाहिए, और रेन एक मल्टी बैगर की तरह। तो अगर मुझे मेटल प्ले करना है तो मैं ये दो स्टोरीज के थ्रू प्ले करना चाहूँगा। ओके, मेटल्स अलग स्टोरीज के थ्रू, अलग थीम्स के थ्रू प्ले किया जा सकता है, और अलग स्टॉक्स के थ्रू आरएचआई और रेन इंडस्ट्रीज। आर की बात करें तो रिलायंस पर मेरी नज़रें गईं, और शिल्पा जी आप भी देखिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 1221 के लेवल्स इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। आज चाल थोड़ी सी इसकी बेहतर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पूरे महीने ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है। नियरली 5.5% का डिप इसने दिसंबर के महीने में दिखाया है। क्या यहाँ से कुछ रिवर्सल्स के संकेत पकड़ने चाहिए या फिर टाइम लगेगा? अनुषा जी, मुझे लगता है थोड़ा टू सून टू से, बट ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1200 1180 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1280 से 1300। बट मुझे लगता है थोड़ा हो सकता है कि ये इसी रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करे, कंसोलिडेट करे, देन जाके कोई अपसाइड आए। तो कोई हरी नहीं है। किसी को एक्यूमुलेट करना है तो आप ये स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पे रिलायंस की 1220 पे ये व्यू है। याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो कोई भी अगर एक सकारात्मक नज़रिया इस चैनल पे आपसे साझा किया गया है तो उसके साथ साथ अपनी किसी वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर रखें। ये एक पॉजिटिव व्यू था, तो एक निजी राय ज़रूर रखें। मीनवाइल आप ज़रा एक बार लेके आइएगा निफ्टी एफएमसीजी। देखिए कुछ देर पहले मैंने एचयूएल के बारे में डिस्कशन किया था, बातचीत की थी शरद जी से,
और एक टेक्निकल नजरिया था शिल्पा जी से। एफएमसीजी काउंटर्स जो है ना, शेयर जो है, वो एक नई वीकनेस जिसे कहते हैं ना, दूसरे अध्याय की वीकनेस, उसमें जा रहे हैं। जरा ये इंडेक्स लेके आइएगा स्क्रीन पे एक बार, लॉन्गर टर्म चार्ट। 27 सितंबर 2024 को इसका भाव था, मतलब अगर आपके दिल में इच्छा ये हो रही है ना कि मेरे को एफएमसीजी में बाय करनी चाहिए और बहुत गिर चुका है, तो वो अभी काम कतई मत करिएगा। सितंबर 2024 को इसका भाव था 66,453 इस इंडेक्स का, और आज भाव है 55,928, मोटा मोटी 10 महीने का 10,000 पॉइंट की गिरावट। और इस 10,000 पॉइंट की गिरावट को आप देखें, ये कब आई है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र 4 महीने में सबसे शार्प गिरावट। पहले मानस से एक चेक लेते हैं। मानस, अभी मैंने एचयूएल डिस्कस किया था, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अगर 55,500 तोड़ गया तो ये इन्वर्टेड फ्लैग का प्रोजेक्शन क्या है और कितनी मंदी आ सकती है इसमें? देखिए, अभी तक का इंडेक्स का पैटर्न तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और शायद आने वाले समय में 100 वीक मूविंग एवरेज, जो कि 54,000 के आसपास है, 54,000 के आसपास है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन गिरावट अच्छी खासी थी, तो अभी फ्रेश शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। फ्रेश शॉर्ट तभी करें जब 55,400 के नीचे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जाए, तभी आप एफएमसीजी स्टॉक्स में फ्रेश शॉर्ट का व्यू ले सकते हैं। उससे पहले कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन खरीदारी तो अब 57,000 के ऊपर ही एग्रेसिव होके करनी है। उससे पहले यहाँ पर खरीदारी ना करें। जी हाँ, एग्रेसिव होकर खरीदारी ना करें, थोड़ा बचें यहाँ पर। ये आपकी राय शिवांगी, ये बताइए कोलगेट पे क्या रहेगी? वीक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, वो जो निफ्टी एफएमसीजी में स्क्रीन पे रखा था, मैं इसी को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने के रखा था। कोलगेट में क्या फ्रेश वीकनेस नजर आ रही है आपको? नई मंदी की गुंजाइश? वीरेंद्र जी, कोलगेट में हमने देखा है कि फ्रेश शॉट्स यहाँ पे लगातार ऐड होते जा रहे हैं। इनफैक्ट इस सीरीज में हमने देखा है कि लगभग 15% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड में, जो कि पिछले सीरीज का रोल ओवर भी कैरी हुआ था शॉर्ट साइड, एंड 3 महीनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़े और डाउनसाइड लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नीचे के स्तर पे लेवल्स बन रहे हैं वो राउंड अबाउट 2600 तक के लिए बन रहे हैं, और जो सपोर्ट का यही लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, और रेजिस्टेंस पे 2770 एक लेवल है जो इम्पोर्टेंट वर्क करेगा। इन सब स्टॉक्स के बीच आप लेकिन आईटीसी देखेंगे तो आईटीसी अपनी चाल चल रहा है। शरद जी, आई थिंक वो सिंटैक्स नहीं लगा, उसी खुशी में यहाँ पर खरीदारी हुई है 1-1.5% की, लेकिन द वेरी फैक्ट की थॉट आया है, क्या ये एक शॉर्ट लिव्ड मूव रह सकता है आईटीसी के लिए? नहीं, मुझे लगता है अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखेंगे तो मेरे हिसाब से आईटीसी शायद सबसे कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, जहां अक्रॉस द बोर्ड ज्यादातर एफएमसीजी, प्योर एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं वो 48-49 टाइम्स फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। शायद डाबर सबसे सस्ता है, बट अगर आप एलआईसी को देखें, आईटीसी को देखें तो वो लगभग 25-26 टाइम ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है हाँ, सिंटैक्स नहीं लगना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट अगर आप सिगरेट की हिस्ट्री उठा के देखें तो टैक्सेस ने बहुत ज्यादा डेटरेंस प्रोवाइड नहीं किए डिमांड को। टैक्सेस पिछले 10-15 साल में लगातार ऊपर गए हैं। पैकेट पे वो वार्निंग वाली चीज वो अपने आप में बहुत अलार्मिंग है। लेकिन मुझे लगता है जिस टाइप की पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, और जितना हमारे पास स्कोप है लोअर सेगमेंट से सिगरेट में मूव करने का, मुझे लगता है बहुत ज्यादा एनालिसिस इसको यूएस या यूरोप या डेवलप्ड मार्केट से कनेक्ट करके किया जा रहा है। बट मैं ऑन द ग्राउंड जो फील करता हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया में इस इवन सिगरेट्स को मैच्योर होने में काफी टाइम बाकी है, और एफएमसीजी में जो ग्रोथ वो ला रहे हैं वो एक एडिशनल एडवांटेज है। तो मुझे लगता है अभी भी 25-26 टाइम फॉरवर्ड पे बहुत एक्सपेंसिव या बहुत एवरेटेड वैल्यूएशन नहीं है, तो अपसाइड है। अगर 30 टाइम फॉरवर्ड भी चलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी आप 550-600 तक के टारगेट सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर आप पूरी चीज को देखते हैं, सिंटैक्स अगर आगे पीछे आ भी जाता है तो बहुत बड़ा डेटरेंट नहीं होना चाहिए। सेंटिमेंटली ऑब्वियसली हो सकता है कि एक बार ही आपको डिप मिले, तो उसको रैदर मैं यूज ही करूंगा बाई करने के लिए। और टारगेट्स आप रखिए 550-600 के। मुझे लगता है अगले साल 1.5 साल में मोस्ट प्रोबेबली ये वैल्यूज आपको मिल जानी चाहिए। बात आईटीसी की, चले अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं।
एफएमसीजी से होटल कंपनियों की तरफ बढ़ते हैं। होटल सेक्टर के लिए आज का दिन वैसे अगर आप गौर करें तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तीसरी तिमाही में बम्पर ग्रोथ की उम्मीद ज़रूर जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर होटल के जो डिमांड है और ऑक्यूपेंसी है उसमें एक पिकअप डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दिया है। हमारे साथ कंचन नौटियाल है, कुछ आंकड़ों पर नज़र डालेंगे उनके साथ। कंचन, बताइए क्या ड्राइव कर रहा है? जी, हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की है, एक पूरा चैनल चेक किया है जहाँ से ये समझ में आया है कि अगर हम पिछले साल अगले साल की बात करें तो ओवरऑल ये होटल सेक्टर के लिए अच्छा रहने वाला है। स्पेसिफिकली अगर हम Q3 की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अगर हम रूम रेंट की बात करें तो वहाँ पे 5 to 15% का एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है, जिसके पीछे के जो की ड्राइवर्स है वो है हाई डिमांड, लो सप्लाई। एट द सेम टाइम जो लेबर कॉस्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू पर एवरेज रूम देखें तो वहां पे भी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% अपसाइड की उम्मीदें जताई जा रही है। अब हम देख ही रहे हैं कि शादियों का जो सीजन है वो काफी जोरों शोरों से, अगर इसे पिछले साल से हम कंपेयर करें तो जो शादियों के मुहूर्त है उसमें एक 33% का हमें अपसाइड देखने को मिला है। इनफैक्ट काफी सारे जो इवेंट्स हैं वो लाइन अप है, जिसके चलते यहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल रहा है। मुंबई दिल्ली की बात करी जाए तो यहाँ पे जो रेवेन्यू पर एवरेज रूम है वो हमें डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है, 10 से 15% के बीच में। और बेंगलोर और हैदराबाद में जो ये नंबर है ये 18 से 20% का निकल के आया है। अब इसके जो की ड्राइवर्स हैं वो क्या है? सबसे पहले तो वेडिंग सीजन जैसे कि हमने बात करी, और साथ में जो कॉन्सर्ट है नवंबर और दिसंबर में हमने देखा कि दिलजीत का पूरा ऑल इंडिया टूर था, जिससे होटल इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट मिला है। जनवरी में हम स्टेप इन करने वाले हैं जहाँ पे कोल्ड प्ले के इवेंट जो है वो है, जिसके चलते यहाँ पे एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी आती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट जो माइक एक्टिविटीज़ है जैसे कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ एग्जीबिशंस, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर में जो बिजनेस की डिमांड है उसने भी अच्छा खासा एक पिकअप लिया है। इनफैक्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी पूरी की पूरी जो ग्रोथ है उसको एक अच्छा सपोर्ट दे रही है, और लोगों के अंदर जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसको लेकर जो जागरूकता बढ़ रही है और लोग अलग अलग स्पिरिचुअल जगह में जा रहे हैं, और ये सारे ही फैक्टर्स ने सपोर्ट दिया है ओवरऑल होटल इंडस्ट्री को। ओके, होटल स्पेस आपकी स्क्रीन पे कंचन ने यहाँ पे बखूबी बयां किया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्पिरिचुअल टूरिज्म, इस पे मैंने भी कंचन बहुत काम किया है, पिछले 3 महीने पे मैं भी बहुत जगह पे गया हूँ। शरद जी, आपने कंचन को सुना अभी और बाकी होटल टैरिफ्स का तो आपको मालूम ही है, आपका व्यू क्या है? एंड स्पेशली वो जो इंडियन होटल्स की जो उन्होंने विज़न 2030 प्रेजेंट किया था, आपको वो कैसा लगा? और आप लोगों के पास इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब जो होल्डिंग है, आप लोग की रिकमेंडेड होल्डिंग है, वो कौन सी है? जी देखिए, मुझे भी लगता है कि होटल्स में डिमांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, इस क्वार्टर भी क्या, लॉन्ग टर्म भी क्या। और जो 3-4 पॉइंट्स कंचन ने बोले, चाहे वो स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, चाहे शादियाँ हों, चाहे नई जनरेशन की घूमने की एपेटाइट हो, मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले समय में और बढ़ेगी, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी पर कैपिटा बढ़ती है, अर्बनाइजेशन बढ़ती है, इन सब चीज़ों को एक पुश मिलेगा। लोग घूमने-फिरने पे अब ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसका भी फ़ायदा मिलना चाहिए। फ्रंटलाइन स्टॉक्स तो मुझे लगता है अब ज़्यादातर होटल स्टॉक्स थोड़े से महँगे ट्रेड कर रहे हैं। पार्क होटल्स एक हम लोग रिकमेंड कर रहे थे, बट रिसेंटली उसमें भी थोड़ा ठीक-ठाक रन अप आ गया है। रॉयल ऑर्चिड वैल्यूएशन वाइज़ हमेशा कंफर्टेबल रहता है, बट रिसेंटली शायद उनके भी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ आए थे। तो मुझे लगता है सामी होटल्स प्रोबेबली एक बढ़िया बेट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, लगभग 13.5 टाइम ईवी/एबिटा पे ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड पे। और जो यूनिक स्ट्रैटेजी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उन्होंने कोड को क्रैक कर लिया है, एलिंग होटल्स को लेके या नई होटल चेन्स को लेके उसको टर्न अराउंड करना रिफर्बिश करके। ये स्टोरी मुझे मैक्स हेल्थ केयर टाइप की लग रही है, जिस तरीके से उन्होंने एक ट्रैजेक्टरी बनाई है। तो सामी में भी ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और नंबर ऑफ कीज के हिसाब से एक डिसेंट प्लेयर हो गया है कंट्री में। तो मुझे लगता है ये जो कोड उन्होंने क्रैक किया है, इसकी वजह से आपको जो बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट वगैरह है वो बहुत स्मार्ट दिखनी चाहिए। अगले साल भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि FY26 में ₹8 के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, जो लगभग FY25 से डबल के आसपास होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक स्टोरी हो सकती है जो काफ़ी बढ़िया हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप एक प्रॉक्सी प्ले की तरह करना चाहें,
तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में एक थीम के हिसाब से तो वहाँ पे आप इक्सिगो, टीबीओ टेक, यात्रा और इजी ट्रिप जैसी स्टोरीज का एक बंच बना के इस स्पेस को प्ले कर सकते हैं। मोर ऑफ अ प्लेटफॉर्म प्ले, डायरेक्ट होटल वाला रूम रेंट वगैरह का बेनिफिट नहीं होगा, बट आप टूरिज्म की प्रॉक्सी अगर देख रहे हो, नई जनरेशन है, तो मुझे लगता है ये ऑनलाइन वाली पेनिट्रेशन लगातार बढ़ती रहेगी, तो इन चारों कंपनीज को बहुत फायदा होना चाहिए और ग्रोथ रेट्स काफी बढ़िया रह सकती है। रिसेंटली शायद तीनों चारों स्टॉक्स ही थोड़ा सा करेक्ट भी हुए हैं, तो आपको डिसेंट वैल्यूएशंस पे भी मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे एक लॉन्ग टर्म में अगले 4-5 साल में ये प्ले आउट करता है, तो ये 3-4 कंपनीज आपको एक प्रॉक्सी में होटल्स के कंपैरिजन में एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपके होटल्स में चुनाव हैं। अच्छा देखिए, बहरहाल हमने कुछ होटल कंपनियों से बात भी करी और कामत होटल्स के डायरेक्टर विशाल कामत का एग्जैक्टली कहना है कि जो इस वक्त कॉस्ट है उसको देखते हुए, जो कॉस्ट कंपोनेंट है होटल्स कंपनियों के, उसको देखते हुए अब एक टैरिफ हाइक की ज़रूरत है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। रेट्स इसके लिए नहीं बढ़ाते क्योंकि बढ़ाना चाहिए, हम बढ़ाते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं हमारे। आज लेबर कॉस्ट जो है हमारी इंडस्ट्री की सबसे दिक्कत लेबर है, एक तो पहले मिलना और उसके बाद मिलने के बाद रिटेन करना, तो सैलरी कॉस्ट इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर थिंग अगर आपको क्वालिटी देना हो तो पहली बात तो अगर बढ़ता है तो मार्केट टू मार्केट डिमांड के हिसाब से आपको कहीं 5%, कहीं 15%, कहीं 10%, कहीं 8%, तो ये एक मार्केट डायनामिक्स रिलेटेड स्टोरी है। आज हमारे देश में जब 2024 में विकसित भारत का वो जो G20 सब हुआ था, अलग अलग इवेंट्स हुए थे, तो उसकी वजह से बहुत सारा मूवमेंट भी हुआ था, तो हमारे ओवरऑल इंडस्ट्री को, ट्रैवल टूरिज्म को एंड लोकल इकोनॉमीज को बहुत बेनिफिट हुआ, जो हम देख रहे हैं कि उस हिसाब से ये साल में जनरल नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से हो रहा है। सो अगर रेट बढ़ते हैं तो इट इज मोर आउट ऑफ अ डिमांड एंड अ कॉस्ट फैक्टर, नॉट कि हम चाहते कि बढ़ाने के लिए। ओके, हर्षदा, मैं सुन रहा था विशाल जी को। अब ऐसी भी क्या कॉस्ट है? आई मीन आप और मैं दोनों को ही दिसंबर में गोवा जाने का मौका मिला। हर्षदा, मैं लास्ट टाइम गोवा गया था 2016 में। इन 8 वर्षों में टैरिफ मेरे ख्याल से 3 गुना हो चुका होगा ना हर्षदा? आप क्योंकि बाकी कंट्री में भी घूमती हैं, मेरे ख्याल से सिंगापुर या फिर मलेशिया लास्ट टाइम, वो अपने आई थिंक डाइविंग के लिए, टैरिफ्स टू हाई लग नहीं था हर्षदा? इससे अच्छा तो कोई विदेश यात्रा करके आए। वीरू, मैं एक्चुअली वही एक आर्टिकल भी आज पढ़ रही थी कि भारत में टैरिफ ज़्यादा महंगे हैं कंपेयर टू अगर आप दूसरे नेशंस में जाए। पर ये प्राइमरीली ये आई थिंक वो पोस्ट कोविड जो डिमांड है ना, रिलेंटलेस है वीरू, बिलीव मी। मैं इस वीकेंड गोवा में थी और मोपा एयरपोर्ट पे उतरी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि लोग जलगांव से फ्लाइट लेकर गोवा आए थे। आई डिडंट नो कि जलगांव से कोई फ्लाइट है, लेकिन आप देखिए जो छोटे शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो वैसे भी नॉर्मल कनेक्टिविटी थी वो भी मैग्नीफाई हुई है। अब 2-2 एयरपोर्ट्स इस तरह के डेस्टिनेशंस में आ रहे हैं, तो टैरिफ्स एब्सोल्युटली स्काई रॉकेटिंग है। और आपको याद होगा जब इंडियन होटल के मैनेजमेंट ने भी स्पेसिफिकली कहा था कि देखिए डिमांड की कोई भी यहाँ पर ऑफटेक में कमी देखने को नहीं मिली है, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे आपका मिड सेगमेंट वाला हो, चाहे वो आपका बिजनेस ट्रैवल हो, कहीं पर भी डिमांड में बिल्कुल कोई सेटबैक नहीं है। तो जितनी वो तो सप्लाई डिमांड का खेल है, सप्लाई तो उतनी की उतनी है, लेकिन डिमांड तो बढ़ ही रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर करी हर्षदा कि 2016 की तुलना में ना फॉरेनर्स की संख्या गोवा में कम थी, मतलब जो मेरा तजुर्बा था नहीं कम थी, है ना? काफी कम थी। उसके तो वो 2 कारण है वीरू, एक तो आपका रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा ये इजराइल पैलेस्टीन वाला जो झड़प चल रही है, फिर वो भी एक वॉर ही है, उसकी वजह से काफी बड़ी मात्रा में कम फॉरेनर्स दिखे थे इस बारी। जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं कि अगर आप देखें तो खैर अब ठीक है। हर्षदा ने जो पॉइंट की ना बात कि जब अब डिमांड इतनी स्ट्रांग है तो फिर टैरिफ हाई ही रहेंगे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, फिर कॉल्स पे आते हैं। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। हालांकि घूमते आप भी काफ़ी हैं, ये जो टैरिफ्स ऊपर जा रहे हैं ना उसके पीछे बड़ा कारण आप जैसे लोग ही हैं, बट ये बताइए कॉल क्या है आपकी इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कोरोमंडल इंटरनेशनल पे बाय करने की सलाह। ये स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन है, हमें लगता है ये सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक मूव हमें लगता है अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1890 1900 की तरफ।
तो कोरोमंडल पे बाय करने की सलाह है। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 1835 के आसपास। जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेलीकॉम पे बात करते हैं। और टेलीकॉम में देखिए जुलाई जो महीना था उसमें एक टैरिफ हाइक हुआ और तब से जो है वो टेलीकॉम कंपनियों द्वारा ग्राहकों का जो घटने का क्रम है वो जारी है। ये सेटबैक इस बार भी मिला, जहाँ पे अगर आप देखें तो अक्टूबर में टेलीकॉम कंपनियों ने 33 लाख ग्राहक हुए हैं। अब ये क्या है, मतलब जो एक टेंडेंसी होती थी ना कि मैं एक सिम नहीं 2 सिम रखता हूँ, मैं दूसरा फ़ोन भी रखता हूँ, शायद अब बड़े हुए टैरिफ्स पे जो है वो एक टेंडेंसी जो थी एक और मोबाइल रखने की, शायद वो ख़त्म हो रही है। मैं इस पूरे आई थिंक डेटा पे बात करता हूँ। मेरे सहयोगी असीम मौजूद हैं। असीम, वो जो सेटबैक लग रहा था तमाम टेलीकॉम कंपनियों को, सब्सक्राइबर घटने का क्रम, वो अभी भी जारी है? सही कहा वीरू, अभी भी वो जारी है। खासतौर पे कि जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाए थे और ये टैरिफ बढ़ोतरी 10% से लेकर के 25% तक की गई थी। अगस्त में कंपनियों को शौक लगा, 1 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर घट गए। सितंबर में भी 1 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर कंपनियों के घटे थे और अक्टूबर में आकर के थोड़ी कमी देखने को मिली है। 33 लाख के आसपास सब्सक्राइबर कंपनियों ने खोए। 3 महीने के बाद ये पहला मौका जब भारतीय एयरटेल ने ग्राहक जोड़े हैं। भारतीय एयरटेल ने करीब 19 लाख ग्राहक जोड़े हैं, वोडाफोन आइडिया ने करीब 19 लाख ग्राहक गंवाए हैं, जबकि रिलायंस जियो ने करीबन 37 लाख ग्राहक गंवाए हैं। लेकिन मगर एक्टिव सब्सक्राइबर की बात करूं तो एक्टिव सब्सक्राइबर कंपनियां लगातार जोड़ ही रही हैं। सबसे ज्यादा रिलायंस जियो ने 38 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं। दूसरे नंबर पर एयरटेल का नंबर आता है जिसने कि 27 लाख सब्सक्राइबर नए एक्टिव जोड़े हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 7 लाख के आसपास एक्टिव सब्सक्राइबर घटाए हैं। तो थोड़ी सी टेलीकॉम कंपनी के लिए एक राहत है कि इतनी तेजी से उनके ग्राहक कम हो रहे थे, वो अब कम होना बंद हो गए। आने वाले दिनों में ऐसी थोड़ा सा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा कि ग्राहक कम जितने कम होने थे वो हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कंपनियां ग्राहक आगे नए जोड़ेंगी। शुक्रिया आसिम इस पूरी जानकारी के लिए और थोड़ा सा इस खबर को और समझाने के ढंग से। और भारतीय टेल एक बार स्क्रीन पे लेके आई, इट्स आई थिंक अब बाय 8 रुपीज़, 8 रुपये से ऊपर है ये। और आज रिलायंस सुबह से अगर आप देखें थोड़ा सा एक पुल बैक मोड में है ही। मीनवाइल निफ्टी इस वक्त 23,753 पर वहीं जूझता हुआ, बट याद रखिएगा आज सेकेंड डे, शुक्रवार को हमने लो तोड़ा था 200 डेमा का। आज का इंट्राडे लो जब हर्षदौर में बात कर रहे थे एग्जैक्टली निफ्टी का, मैं एक्सपोनेंशियल मत याद रखिएगा बात करता हूँ हमेशा, एक्सपोनेंशियल की जो रीसेंट प्राइस होता है ना, जो कल का परसों का, उससे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, वो ज़्यादा उसको कैप्चर करके चलता है। तो आज का लो भी निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक काम करते हैं, अब 2:44 हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो श्रृंखला है 4 का चौका की, वो स्क्रीन पर रखता हूँ। शिल्पा राव जी आज का सस्ता ऑप्शन देंगी, उनसे करेंगे बातचीत इस पर। और एफएन सुपरस्टार राजेश सतपुते जी देंगे और मानस जायसवाल देंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा शरद जी। शुरुआत करते हैं, शिल्पा जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे जोमेटो पे ध्यान है। जोमेटो 270, 72, 75 के जोन्स पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में 270 पे पुट राइटर्स काफी अग्रेसिवली है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है। और अगर बनता है तो यहाँ से टर्न अराउंड टुवर्ड्स 285, 290 से लेकर 300 भी हो सकता है। तो इसी पे बेस करके यहाँ पे जैन सीरीज का अभी हम लोग ट्रेड लेंगे। 280 का कॉल ऑप्शन जो रफली 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 8 रुपए का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो 22 का रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 25 से लेकर 27 के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, जोमेटो पर एक 280 वाला कॉल लेकर चलेंगे, ये फिलहाल आपके लिए। 280 का पुट है राइट? सॉरी 280 का कॉल हर्षदा जी, जैन सीरीज का। जैन सीरीज का कॉल लेकर आइए। आपने पुट दिखा दिया डायरेक्टर साहब, वही मुझे लगा कि मैंने तो कॉल सुना था पर वहाँ पर पुट रहा था, लेकिन 280 का पुट आप लेकर कॉल लेकर चलेंगे जो समय 14 रुपये 10 पैसे पर है। ये फिलहाल आपके लिए जोमेटो पर ट्रेड। राजेश सातपुते जी बताइए आपका एफनो सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए, मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा जुबिलेंट फूड। अगर आप इसका चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है और वो ब्रेकआउट मिला है करीबन 688 पे। करंट प्राइस 696 है। 685 का स्टॉप लॉस लगा के जुबिलेंट फूड को लॉन्ग करे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 715 का। ओके, जुबिलेंट फूड्स आपकी कॉल है फिर सुपरस्टार में। और मानस आप क्या पिक कर रहे हैं चार्ट का चमत्कार? देखिए मेरी नजर यूपीएल पे है। यूपीएल में लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न में 60 मिनट चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं।
आई थिंक एक बाउंड बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे आप यूपीएल में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 499 लगा के रखिए और 530 रुपए 530 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है। तो अगला ट्रेड यूपीएल आपके लिए चार्ट का चमत्कार में। शरद जी, आपकी बारी। मिड कैप फंडा। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा टानला प्लेटफॉर्म्स। लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सीपीएस की देश की जानी मानी कंपनी है। एयरटेल, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, ये सब इनके कस्टमर्स हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इनका रोल रहा है और हमारा ये मानना है कि अभी इस लास्ट क्वार्टर में नंबर्स में थोड़ी सी स्लो डाउन रही है इंटरनेशनल बिजनेस में स्लो डाउन की वजह से, बट अभी ग्रेजुअली वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आ जानी चाहिए। तो अगले 2-3 सालों में लगातार इम्प्रूवमेंट रहनी चाहिए। जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने इम्प्रोवाइज किए हैं, वाइजली हो या ट्रू ब्लॉक हो, सिमिलरली आईओटी में भी प्रेजेंस है। नए प्रोडक्ट से भी हमें लगता है काफ़ी एक डिसेंट एडवांटेज इनको मिलेगा। पिछले एक आधी साल में इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किया वैल्यू फर्स्ट करके, उससे भी इनको कुछ नए कस्टमर्स और नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो उसका भी इनको फ़ायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो ये सब मिला के हमें लगता है कंपनी अगले साल भी 17 से 18% की टॉप लाइन ग्रोथ और 18 से 20% की बॉटम लाइन ग्रोथ रजिस्टर करेगी। तो अगले साल लगभग 50 से 55 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करनी चाहिए। 20 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। सीपैस के अराउंड थोड़ा अभी एनवायरनमेंट नेगेटिव है, बट जैसे जैसे अगले 2 क्वार्टर में इंटरनेशनली थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखता है और ट्रू ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी दिखती है, मुझे लगता है ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होनी चाहिए। तो 20 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड करता है, तो 1,000 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से टानला प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स आपकी कॉल है। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए थे, शिल्पा जी ने पिक किया सस्ता ऑप्शन, आपकी स्क्रीन पे आएगा और देखिएगा स्क्रीन पे, इट्स जोमेटो। 280 की कॉल, 14 का यहाँ पे प्राइस है, 22, 25, 27 का लक्ष्य, 8 का स्टॉप लॉस। राजेश जी ने पिक किया आज का एफएनओ सुपरस्टार। जुबिन फूड वर्क्स 694 पे डी हाई की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, 715 का यहाँ पे लक्ष्य है। मानस जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, ये था यूपीएल और यूपीएल में पुल बैक 530 के लक्ष्य के लिए 529 पे ट्रेड करता हुआ। और शरद जी ने अभी अभी जो मिड कैप फंडा पिक किया हुआ आपकी स्क्रीन पे, तानला प्लेटफॉर्म्स करीब 1,000 रुपये के लक्ष्य के लिए 668 पे ट्रेड कर रहा है। इस वक्त बाजार क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी बैंक ने एक सीरियस एफर्ट किया है, मतलब 51,100 की ट्रैजेक्टरी को थोड़ा सा होल्ड करने में। आइए जरा एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, थोड़ा सा इस निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ को देखिए जरा प्लीज़। निफ्टी बैंक दोनों रखिएगा स्क्रीन पे जरा। लेट्स कंपेयर लो, जरा एक बार लो को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, फिर कोई ट्रेड के बारे में बात करेंगे। निफ्टी का आज लगातार दूसरे दिन लो है, एक को इधर रख दीजिए, एक को इधर रख दीजिएगा। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी का लो है 200 डे में, बट निफ्टी बैंक जो शुक्रवार को भी 200 डे पे नहीं गया था, आज लगभग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 50,424 पे है, उससे लगभग आप समझ लीजिएगा कि 600-700 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन विद निफ्टी, ये अच्छी स्ट्रेंथ है। अब लाइए कंट्रीब्यूटर्स। अगर निफ्टी बैंक एक सुरक्षित डिफरेंशियल एक दूरी बना रहा है 200 डेमा से, तो इसकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? एचडीएफसी बैंक, सुबह बातचीत काफ़ी हो चुकी है, उसको छोड़ते हैं। उसके बाद लेके आइए आप आईसीआईसीआई बैंक, ये भी अच्छा कर रहा है, बट एचडीएफसी बैंक 1800 के ऊपर नहीं निकल पाया। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक। शिवांगी, आपका टेक क्या है? आउट ऑफ दिस आई थिंक 3, लेट्स फॉरगेट एचडीएफसी बैंक, इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, शिवांगी है ही नहीं, शिवांगी जी चली गई। शिल्पा जी से बात करते हैं। ये शिल्पा जी, आप इन तीनों में से क्या पिक करना चाहेंगे? कंट्रीब्यूटर्स प्लीज बैंक निफ्टी के रखिए, ना कि निफ्टी के। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस। आउट ऑफ दिस 3 एक्सिस सबसे ज़्यादा बिका हुआ है, कमज़ोर है, आपका टेक क्या है? जी बिल्कुल, एक्सेस सबसे ज़्यादा वीक स्ट्रक्चर पे है। यहाँ पे 1060 पे अगर आप सपोर्ट लेके इस पे ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1120 1140 आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है इसमें अगर बैंक्स में चूज करना है तो आई विल गो विथ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में फिर भी मुझे लगता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे 1330 1345 के लेवल्स ऑन इमीडिएट बेसिस आप देख सकते हैं। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 1275 का मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जा सकता है, 1380 तक के भी इसमें अपसाइड है।
तो इफ चूजन तो मैं ICICI बैंक चूज करूंगी। और अगर वीकनेस पे आपको प्ले करना है क्योंकि बहुत ज्यादा गिर गया है एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे 1060 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1120 से 1140। तो ये एक्सिस ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड इस समय। ICICI में भी मजबूती और 500 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक, निफ्टी भी खुद डे हाई को अटेम्प्ट करने की शायद यहाँ पर कोशिश में दिख रहा है। चलिए, लेकिन भारतीय बाजारों में FIIs की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। अक्टूबर नवंबर के मुकाबले दिसंबर में बिकवाली कम ज़रूर हुई है। पिछले 3 महीनों में FIIs के एक्शन की पूरी तस्वीर अब आपके सामने पेश करते हैं मिताली जैन के साथ। मिताली, बताइए। जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का माहौल रहा है FIIs की बिकवाली का, वो दिसंबर में भी काफ़ी ठंडा होता नज़र आ रहा है। अक्टूबर में जो बिकवाली थी वो करीबन 1,14,000 करोड़ के आसपास थी, लेकिन दिसंबर के अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 41 करोड़ की बिकवाली ही नज़र आई है। देखा गया है कि FII का रुझान कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में काफ़ी बढ़ गया है। जो सेक्टर्स इनमें शामिल है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, IT सेक्टर और रियल एस्टेट। साथ ही कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जहां से FIIs अपना पैसा जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। तो FMCG, ऑटो, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सेक्टर्स से दिख रहा है कि काफ़ी बिकवाली बढ़ ही रही है कॉन्स्टेंटली। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो अक्टूबर में जो आंकड़ा सेलिंग का 26,000 करोड़ के आसपास था, वो अब बढ़ते बढ़ते 15 दिसंबर तक ही हम देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास यहाँ हमें खरीदारी देखने को मिली है इस सेक्टर में। वही IT सेक्टर में भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो होता नजर आया, जो अक्टूबर में नेट पर बिकवाली देखने को मिल रही थी करीबन 2800 करोड़ की। वही आते आते पहले 5,000 करोड़ की नवंबर में खरीदारी के आंकड़े नजर आए। साथ ही अभी तक के जो 15 दिसंबर तक के आंकड़े हैं वहाँ पे भी हमें इस सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है। सिमिलरली रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ पे भी अक्टूबर में हमें बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन आते आते यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है और FIIs जो है वो इस सेक्टर में काफ़ी निवेश करते नजर आए हैं। अब बात करें उन सेक्टर्स की जहां से ये पैसा निकाला जा रहा है FIIs के थ्रू, तो FMCG, ऑटो, ऑयल एंड गैस कुछ ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो अक्टूबर से कॉन्स्टेंटली हमें सेलिंग नज़र आई है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि FIIs जहाँ सेलिंग या बाइंग करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को दिखाता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है जहाँ पे FIIs का रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं जहाँ पे कम देखने को मिल रहा है वहाँ रिस्क और चैलेंजिंग सा थोड़ा कार्यक्रम नज़र आया है। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट FMCG, ऑटो में वैसे भी देखने को मिला है और FIIs की भी पोजीशन वही आपको दिखा रही है। अच्छा, इस बीच रुपी टू डॉलर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 85.11 के लेवल्स पर, रिकॉर्ड लोस पर रुपया पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। इस समय 85.9 के करीब देखने को मिल रहे हैं ट्रेड्स, लेकिन क्लियरली रुपी की वीकनेस भी हम पर काफ़ी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है एक ट्रेडेड मार्केट के तौर पर। शरद, एक ये रुपी का कनेक्शन FIIs और टेक्नोलॉजी में खरीदारी, ये बताइए क्या टेक एक बड़ा फ्लेवर ऑफ द क्वार्टर उभर कर आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड भी? एक आधी क्वार्टर हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली ये उम्मीद कर रहे हैं कि US यूरोप में शायद इतना कंटेजियस नहीं हो प्रॉब्लम, खास करके US में, तो IT में शायद थोड़ा और एक लेग एक्सटेंड हो सकता है। बट वैल्यूएशंस के हिसाब से मुझे लगता है अक्रॉस टेक जिस टाइप की रिकवरी हमने ऑलरेडी देख ली है, बहुत ज़्यादा स्कोप शायद अब नहीं है। रुपए की कमजोरी का थोड़ा और फायदा मिलेगा, हालांकि मैं ये मान रहा था कि रुपए प्रोबेबली मजबूत होगा, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है वही एक हेडविंड थी IT के लिए, इसके अलावा कोई ऐसी हेडविंड थी नहीं। US में इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक हार्ड लैंडिंग की अब उम्मीद कोई नहीं कर रहा, तो उसका फायदा ऑब्वियसली IT को मिलना चाहिए। BFSI में सबसे बढ़िया रिकवरी आनी चाहिए और ज्यादातर IT का एक्सपोजर है अमेरिकन और यूरोपियन BFSI में, मेजर एक्सपोजर है, तो उसका फायदा भी उनको मिलना चाहिए। जो एक फ्लिप पॉइंट खाली हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये सब होके भी इतना बड़ा कोई इम्प्रूवमेंट मोस्ट प्रोबेबली IT स्टॉक्स रजिस्टर नहीं करेंगे जो इन वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर पाए। तो मेरे हिसाब से शायद साल सवा साल एप्टली डिस्काउंटेड है। सेंटिमेंटली कुछ पॉजिटिव आता है तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एक रन अप हाँ वो मिलने की संभावना है कि अगले 2-3 महीने हो सकता है मोमेंटम वाइज थोड़ा पॉजिटिव रहे IT के लिए। रुपये आपकी स्क्रीन पे 85.09 ऑल टाइम लो ट्रेजेक्ट्री रुपए के लिए। अभी लास्ट वीक आपको याद होगा, पिछले हफ्ते ही हम लता मैम से बात भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि न्यू ईयर तक या फिर फर्स्ट वीक तक शायद आप रुपए में 87 का लेवल देखें, और वो हो ही रहा है। और आप देखिए, आप कहेंगे कि क्रूड 73 पे,
आप क्यों एडवांटेज नहीं दे रहे हैं बीपीसीएल एचपीसीएल को? अब क्रूड का सारा एडवांटेज जो है वो ये 85-9 का रुपया ले जा रहा है। एक बार बीपीसीएल लिखे आइए स्क्रीन पे, बीपीसीएल 289.55। मानस, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है इस बीच, शनिवार 1 फरवरी को बाजार खुला रहेगा। हर्षदा ये कल हम न्यूज़ रूम में डिस्कस कर ही रहे थे, न्यूज़ रूम में डिस्कस कर रहे थे। ये है क्योंकि बजट है, याद रखिएगा, शनिवार को इस बार पड़ रहा है। और वीरू, एनएससी बीएससी ने तैयारी तो वैसे भी कर ली है कि डिजास्टर रिकवरी साइट, बंद दिन भी अगर चालू रखना है कैसे करेंगे, वो हो गया है। चलिए अच्छा है, एक दिन में निपट जाएगा। नहीं, ये क्वाइट ये ऑब्वियस था हर्षदा, क्योंकि बजट स्पीच के दौरान मार्केट खुलता है ना? और आपको आना तो वैसे भी था ऑफिस। नहीं, वाकई तो ठीक है, बजट स्पीच थी। और ये मैं कब बात कर रहा था, मेरे ख्याल से कल या परसों ही बात कर रहे थे हम कि ये होगा, और ये लीजिए हो चुका है। तो बजट के दिन भारतीय बाजार शनिवार को खुलेंगे और तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे बजट और उसमें हुई घोषणाओं के साथ। सीएनबीसी आवाज़ पर पूरी कवरेज। लेकिन लौट के आते हैं, एनएससी ने ये कहा है, जो उसके बाद कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक बीपीसीएल, मानस, बीपीसीएल की हम बात कर रहे थे, कुछ नेगेटिव क्रॉसओवर अब मेरे को इसमें नज़र आ रहा है, एक जिसे कहते हैं ना डेड क्रॉस, और ये 250 का नेगेटिव क्रॉसओवर। ये बीपीसीएल को आप कैसे रीड कर रहे हैं मानस? हालांकि थोड़ी रिकवरी आई, बट हायर लेवल से मोर और लेस कोलैप्स था आज। बीपीसीएल पे आपको क्या लग रहा है इस वक्त? देखिए, चार्ट पे सेटअप नेगेटिव है, चाहे आप डेली भी देख लीजिए, चाहे वीकली भी देख लीजिए। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 310 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक 310 के ऊपर ना निकले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये 282 के नीचे निकला, इस बार 282 के नीचे फिसला, तो शायद आपको 265 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा। तो स्ट्रक्चर वीक है, कॉशियस रहना है, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल पे निकलने की कोशिश करिए। फ्रेश खरीदारी 310 रुपए के ऊपर ही करेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए बीपीसीएल पर एक पर्सपेक्टिव। मिताली हमारे साथ दरअसल स्टूडियो में बनी हुई है, और अब एफआईआई से थोड़ा सा गियर शिफ्ट करके चलते हैं उन आईपीओज पर। आज दरअसल ध्यान दीजिएगा, 5 नए आईपीओज अपडेट बंद होने वाले हैं, तो उसमें अब तक के सब्सक्रिप्शन डेटा क्या कह रहे हैं? मिताली बताइए, क्या इन्फॉर्मेशन है? तो इन 5 आईपीओ में से जो सबसे बड़ा नाम है वो है डैम कैपिटल का। कंपनी का जो इशू साइज है वो है 840 करोड़ का। ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है और साथ ही कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी करती है। सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो अभी तक 34 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है, और सबसे ज़्यादा जो है QIB और HNI सेक्टर से हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। नेक्स्ट जो हमारी लाइन में है वो है सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड का आईपीओ। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फैब्रिक्स और गारमेंट्स के लिए पॉलिस्टर और कॉटन यार्न्स बनाती है। इस आईपीओ का इशू साइज था 550 करोड़ का, और अभी तक ये आईपीओ जो है ये 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। सबसे ज़्यादा रुझान जो है यहाँ पे हमें HNI से देखने को मिला है, 17.6 टाइम्स HNI ने यहाँ सब्सक्रिप्शन दिखाया है। इसके बाद जो लाइन में आता है वो है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स का आईपीओ। ये कंपनी वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस आईपीओ का इशू साइज जो था वो था 500 करोड़, और यहाँ थोड़ा रिस्पॉन्स हमें माइल्ड देखने को मिला है। 5 टाइम्स ही इशू सब्सक्राइब हो पाया है, और QIB, HNI और रिटेल से भी 4 से 5 गुना ही यहाँ सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। नेक्स्ट जो लाइन में है वो है ट्रांसरेल राइटिंग लिमिटेड का आईपीओ। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर्स के लिए ट्रांसमिशन लाइंस बनाती है। इशू साइज जो था वो था 400 करोड़ रुपए। यहाँ काफ़ी धमाकेदार रिस्पांस देखने को मिला है, 35 गुना टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। साथ ही रिटेल सेक्टर से 17 टाइम्स, HNI से 57 टाइम्स और QIB से 54 टाइम्स सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिला। इसके बाद हमारी लास्ट जो आईपीओ की लिस्ट में शामिल है वो नाम है ममता मशीनरी का आईपीओ। कंपनी ने 180 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया। ये कंपनी पैकेजिंग मशीनरी बनाती है, फ्लेक्सिबल हाईटेक मशीनरी पैकेजिंग के लिए बनाती है। इसका इशू साइज 180 करोड़ का था और काफ़ी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिला है। अभी तक 122 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ। QIB से हमें 80 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। HNI ने काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे 213 गुना सब्सक्राइब किया है, और रिटेल सेगमेंट से भी 107 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। अब बस देखना ये होगा कि लिस्टिंग पर भी ये धमाके हमें नज़र आते हैं या नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली आपका इस पूरी चर्चा के लिए और सारे आईपीओस के बारे में विवरण देने के लिए।
इस बीच चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार इंडेक्स का चेक ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। आज हमारे साथ राजेश कोठारी जुड़ चुके हैं इस खास बातचीत में। इंडेक्स बस दिखा दीजिए एक बार। निफ्टी इट्स 23741, निफ्टी बैंक करीब करीब 51,298। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, मतलब चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, सबका मन आहत तो है ही इस वक्त। पहले बात ये करते हैं राजेश जी, आपके अनुसार आपका अनुमान क्या कह रहा है? ये जो हमें दिक्कत इस वक्त महसूस हो रही है, सबसे बड़ी एफआईआईज़ की सेलिंग, रोज़ बरोज़ 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग। आप इंडेक्स 1500-1600 करोड़ रुपए का रोज़ बेच रहे हैं, आप स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहे हैं। हमारी इंडियन मार्केट्स की इस वक्त ग्लोबल प्लेसमेंट लग कैसी रही है? जब जनवरी में हम एक बार फिर से एक फुल फ्लैज ट्रेड शुरू करेंगे, क्या ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करेगा? आपको इस बात के चांसेस लग रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वीरेंद्र जी, इंडिया का अगर आप ओवरऑल एज ए ग्लोबल फंड मैनेजर अगर आप सोचते हो, करेक्ट, सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू प्ले, एंड उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर टुडे इज फर्स्ट इज होम मार्केट, व्हिच इज यूएस फॉर दैट. एंड यूएस मार्केट, द इकोनॉमी and the Trump coming in, so political certainty, and because of the lot of efforts to improve the overall economy, be it make in USA, and ये सब policy की वजह से US corporate earnings growth will be double digit. So US economy and US market will be the first preference for any global investor. But it is not only about US, and then comes the second most preferred market. Here you have 3-4 options. One is Europe, second is Japan, third is China, and fourth is India. And when you look at relatively across these 4 countries, where you will allocate the most, and that's where India is the most important market for any global investor. The economic growth, हमारी जो country का है, is the one of the fastest. Second, importantly, democratic driven. Third, importantly, demographics in favor. Fourth, importantly, China plus one, US की खुद की पॉलिसी China plus one रही हुई है, so India will be natural beneficiary. And last but not least, valuations are reasonable. They are not, सबसे बहुत सस्ता भी नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है. So I think India will become the second most preferred country for any global investor. And therefore, I'm not too much worried about the FII selling for the next year. I think already base बहुत ही कम है. From ये base से मुझे ऐसा लग रहा है कि FI का भी इंटरेस्ट इंडिया में बाइंग की तरफ चालू हो जाएगा. ओके, ठीक है, आप कहते हैं कि FIs का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, बट लॉजिकली चलनी वही चीज़ सही है राजेश जी की जिसमें हमें अर्निंग्स अच्छी नज़र आए. अब आपका अगर आप पिछला अर्निंग सीजन देखें, है ना, अब जब हम जनवरी में मुलाकात करेंगे, मेरे ख्याल से 13-14 तारीख को पहला नतीजा आ जाएगा इन्फोसिस या फिर TCS का. इस बार की अर्निंग्स अगर आप बीते अपने जो अर्निंग सीजन को देखें, उसके आधार पे अच्छी कहाँ नज़र आने की पॉसिबिलिटी है जिसको शायद हर कोई खरीदना चाहे, चाहे वो FIs हो, चाहे वो DIs हो, चाहे रिटेल हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो. अच्छी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन कहाँ है आपको? वीरेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज ऑलवेज थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होता है रादर देन बैकवर्ड लुकिंग. तो रेयरव्यू मिरर ड्राइविंग हम नहीं कर सकते, हमें थोड़ा आगे देखना पड़ता है. पर जब भी हम आगे की तरफ देखते हैं, तभी सबसे प्रेफर्ड सेक्टर रहेगा कैपिटल गुड सेक्टर. कैपिटल गुड सेक्टर्स की ऑर्डर बुक ग्रोथ इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली बेटर इन द फोर्थ क्वार्टर. थर्ड क्वार्टर ऐसे भी इतना इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर होता है. तो ऑर्डर्स जो है इलेक्शन की वजह से काफी प्रेशर्स में थे कैपिटल गुड्स रिलेटेड सेक्टर, लेकिन इलेक्शन अनसर्टेनिटी इज ओवर एंड कैपेक्स इज गोइंग टू बाउंस बैक. मोस्ट ऑफ द ऑर्डर अनाउंसमेंट विल कम इन द फोर्थ क्वार्टर. सो कैपिटल गुड्स इज द फर्स्ट प्रीफर्ड सेक्टर. सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पे आपको सेंटिमेंटली एज वेल एज अर्निंग्स विल बी रीजनेबली डिसेंट विल बी द फार्मास्यूटिकल्स. द हेल्थ केयर सेक्टर विल बी द सेकंड सेक्टर. थर्ड सेक्टर जहां पे डिसअपॉइंटमेंट कम होते जाएंगे और यूएस इकोनॉमी जैसे इंप्रूवमेंट स्टार्ट होएगा तो BFSI segment will also do well. Therefore, the IT sector. These three will be the sectors where you will see better growth, या better indicators, या the better momentum, या the better commentary from the management. Very important. क्योंकि results के ऊपर
ज्यादा लोगों की नजर नहीं रहेगी, लोगों की नजर रहेगी मैनेजमेंट कमेंट्री पे। तो ये 3 सेक्टर में मैनेजमेंट कमेंट्री विल बी पॉजिटिव। दिस आर द 3 सेक्टर्स। अदरवाइज बाकी जो सेक्टर्स है, जितने भी सेक्टर्स हैं, वहां पे थोड़ा बॉटम अप अप्रोच लेना पड़ेगा। एवरी सेक्टर विनर्स भी रहेंगे वो सेक्टर में, और लूजर्स भी रहेंगे, और हमें हमारी नजर वो विनर्स पे रखनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, आपने राजेश जी कहा कि भाई पहला सेक्टर मेरा कैपिटल गुड्स है, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि जब हमारा H1 में चुनाव आ गए थे तो हमारा कैपेक्स स्लो डाउन हो गया। अब सेकेंड हाफ में क्या होगा? और दूसरी बात, जो लास्ट आई थिंक सेशन में फ्राइडे को सिमंस ने कहा कि एक्सपेक्ट स्लो डाउन इन रेलवे ऑर्डर फ्लो एंड प्राइवेट कैपेक्स। अगर मैं एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए इन डिप्स पे कैपिटल गुड्स को बाय भी करूं सर, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? क्या कि इन नेक्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ये कैपेक्स रिवाइव होगा? और अगर मैं यहाँ पे खरीदारी करता भी हूँ तो मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? एटलीस्ट पर्सपेक्टिव 1-2 साल का रखना पड़ेगा यहाँ से? सबसे पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, हमें समझना पड़ेगा। एक जनरल नहीं है कि रोड सेक्टर की, रेलवे सेक्टर की, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसके सब सेगमेंट है, जैसे कि डेटा सेंटर एक इंपॉर्टेंट सब सेक्टर है, HVDC रिलेटेड ट्रांसमिशन सेकंड इंपॉर्टेंट सब सेक्टर है, थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर डिफेंस एंड रिलेटेड, फोर्थ इंपॉर्टेंट इज EMS पिलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सो लाइकवाइज एवरी सेक्टर में हमें विनर ढूंढना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो। जहां की आपका सवाल रहा कि कितना साल हमें वेट करना पड़ेगा, इक्विटी मार्केट इज ऑलवेज 3, 4, 5 years व्यू। इट इज नॉट ए 2020 तो ये है नहीं कि एक बॉल में हर बॉल में हम रन लेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और तभी तो वेल्थ क्रिएट होगी, अदरवाइज वेल्थ कैसे क्रिएट करेंगे? मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, ये जो रुपये का हाल है, अब आप देखिए 85-10 के आसपास इस समय रुपया ट्रेड कर रहा है टू $1। ये हमारे लिए कितनी परेशानी का सबब बन सकता है? क्योंकि अब तक सब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा कैलिब्रेटेड है, धीरे धीरे करके वीकनेस आ रही है, लेकिन रुपये 85 पर हैज़ ऑल जब भी रुपये में इस तरह की वीकनेस आती है, इट्स ऑलवेज बीन अ पेन पॉइंट। अब ब्रॉडर मार्केट के पर्सपेक्टिव से या फिर इसे एक एडवांटेज के तौर पर देखेंगे और फिर IT, फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों पर दाव खेला जाए, अप्रोच क्या होगी इस तरह के माहौल में? सबसे पहले तो ओवरऑल करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्टर है क्रूड ऑयल प्राइसेस, एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस बाय एंड लार्ज एनवायरनमेंट इज रीजनेबली ओके फॉर अस, व्हिच इज गुड न्यूज फॉर इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन करेंसी का होएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब भी डेप्रिसिएशन करेंसी का होता है तो काफी लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, वो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज यू हैव टू पास ऑन दिस एंटायर बेनिफिट टू योर कस्टमर, क्योंकि कस्टमर की तो पता है कि आपको बिना कुछ किए हुए 4% डेप्रिसिएशन का एडवांटेज मिल रहा है। सो यू हैव टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड यू हैव टू पास ऑन दैट बेनिफिट। सो आई थिंक करेंसी विल नॉट बी ए मेजर प्रॉब्लम इन माय व्यू। इट इज गोइंग टू बी ए काइंड ऑफ ए 3-4.5% काइंड ऑफ ए एनुअल डेप्रिसिएशन हमें पकड़ के चलना चाहिए, और आगे भी मुझे लग रहा है कि वही चीज कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल काफी कंट्रोल में है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बाय एंड लार्ज रीजनेबली बैलेंस है, तो मुझे कोई बहुत बड़ा करेंसी का फैक्टर नहीं लग रहा है। हाँ, बीच बीच में वॉलेटिलिटी जरूर रहती है, स्विंग्स आ जाते हैं तो कंसर्न्स आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप आपका पीरियड लॉन्गर करते हो, अगर आप वही चार्ट अगर आप 3 months, 6 months, 12 months और 36 months में लगाते हो, तो आपको पता चलेगा कि कोई बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन इंडियन करेंसी का हुआ नहीं। एक पॉकेट जहां पर थोड़ी करके खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी थी बीच में, वो कंजम्पशन थीम थी, चाहे वो टाइटन हो, ट्रेंट जैसे काउंटर्स हो। इस पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कि यहाँ पर जो बीच में हमें लग रहा था कि शायद वो के शेप, एटलीस्ट 2 साल पहले के शेप रिकवरी थी, पर वो पूरी तरह से उलट गई, और ऑफ कोर्स अर्बन के बगैर बजाय ग्रामीण इलाके और टियर 1, टियर 2 में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी थी। ये किस तरह का प्ले होगा और कैसी कंपनियों को फोकस में आप फिर रखेंगे? हर्षिता, ये एक मीथ है कि अर्बन स्लो डाउन है और रूरल अच्छा कर रहा है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। स्लो डाउन कंपनीज ने फेस किया है, शायद कंज्यूमर ने फेस नहीं किया है, करेक्ट? अगर आप ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट देखोगे तो कंपटीशन इज गोइंग अप, काफी नई ब्रांड्स आ रही है, काफी प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहा है। अगर आप देखोगे कि इंडिया की लार्जेस्ट FMCG कंपनी है, वो सिर्फ 4% पे ग्रोथ कर रही है, लेकिन वही इंडियन कंज्यूमर सेक्टर में इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है,
वो 40% पे ग्रोथ कर रही है. So important is companies have to innovate, you have to launch the right product at the right price, make it aspirational product and make it affordable product. ये जो aspirational और affordability का जो combination है वो बहुत कम कंपनियां कर पा रही है. And because of that आपको लग रहा है कि consumer companies are under pressure. लेकिन one of our portfolio company जो है for example which is India's largest retail company उसने तो 40% ग्रोथ ये क्वार्टर में भी डिलीवर किया हुआ है. सो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा कंज्यूमर पे प्रेशर है कि अर्बन स्लोडाउन में है. ऐसा छोटा है, वेरी स्मॉल इफेक्ट इज देयर, बट आई डू नॉट सी एनी मेजर इफेक्ट कि बहुत बड़ा कोई स्लोडाउन है. कंपनीज नीड टू हैव द राइट स्ट्रेटेजी. कंपनीज को सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे लॉन्च करने पड़ेंगे. अगर वो करते हैं तो कंपनीज में ग्रोथ आएगा, और अगर वो फेल होते हैं वो करने में तो कंपटीशन विल टेक अवे मार्केट शेयर. और वो जो कंपटीशन है काफी सारे अनलिस्टेड स्पेस में है, काफी सारे डायरेक्ट B2C ब्रांड्स है, काफी सारे ब्रांड्स फंडेड बाय प्राइवेट इक्विटी है. तो दे आर हैप्पीली टेकिंग अवे द मार्केट शेयर फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्लेयर्स. बजट डे पर ट्रेड के लिए तैयार है राजेश जी? सारे डिटेल्स आना शुरू हो गए हैं. 9 से 3:30 बजे NSE ट्रेड करेगा और ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट्स 11 बजे तक खुले रहेंगे. हमारी तो यही इच्छा है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट टैक्स लेवल पे ना आवे. दैट्स बेसिकली द बिगेस्ट वरी राइट नाउ ऑन द स्ट्रीट. सो आई होप देयर आर नो मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स ऑन. ये क्योंकि आपने टैक्स वाला मुद्दा उठाया, अब एवरी बजट वो ITC में टैक्स बढ़ जाएगा उसका खूब डर रहता है, और अब तक वो नहीं हुआ एटलीस्ट इन लास्ट 2-3 बजट्स. लेकिन अब की बारी जब हम GST काउंसिल की बैठक में उतर रहे थे तब ये था कि शायद सिंटैक्स लगाया जा सकता है. वहां पर 35% की टैक्स की बात हो रही थी. अब कंसिडरिंग इस पर चर्चा हुई है कहीं ना कहीं, अब वो विचार आया है, क्या वो बजट का हिस्सा बन सकता है? वो नोज इस पे स्पेकुलेट करके हर्षदा कुछ फायदा नहीं है. आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल डे कि वो डे पे क्या अनाउंस हो रहा है, और उसी हिसाब से वी नीड टू रिएक्ट. क्योंकि इसमें कोई प्रेडिक्शन करके इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस. आई डोंट थिंक इट्स गुड टू फोरकास्ट सच थिंग्स. लेट देम डू देयर जॉब एंड लेट्स बी लिसनर्स ऑन दैट डे एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली. वो सिंटैक्स लगेगा या नहीं? अच्छा, ये पॉपकॉर्न पर आपके क्या विचार है? कंसिडरिंग PVR जैसा स्टॉक तो वैसे भी एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, और एक चीज जिससे अच्छी खासी कमाई होती थी वहां पर भी GST बढ़ने वाला है. वेल, कमाई तो मैन्युफैक्चरर को हो ही रही है, कमाई तो कंपनी वाले को हो रही है. और अभी अगर आप 500 रुपए की मूवी टिकट खरीदोगे तो 50 रुपया के और पॉपकॉर्न खरीद लोगे, 10 रुपये और बढ़ जाएगा. तो आई डोंट थिंक जो कस्टमर PVR में जाता है वो इतना प्राइस सेंसिटिव है कि वो 5 रुपया GST बढ़ जाएगा तो पॉपकॉर्न नहीं खरीदेगा. ऐसा नहीं है. हो सकता है कि दे कैन रिड्यूस द पॉपकॉर्न साइज, जो ग्रामेज है वो थोड़ा कम कर देंगे, प्राइस पॉइंट सेम रख देंगे. तो जो लेने वाले हैं वो तो पॉपकॉर्न अभी भी खाएंगे, क्योंकि आपको मूवी देखना है और पॉपकॉर्न खाना है. So it's a smart move by the government, I must say. It's a smart move by government. लेकिन अच्छा, अगर मूलभूत चीज़ पे आए, बट आपको लगता है राजेश जी कि अभी जो स्क्रीन पे ऐसा कंटेंट है जो कि OTT को चैलेंज कर पाए? I don't think so. I think हम तो ये generally like PVR और इस तरह की businesses जो है we have been avoiding from almost last 5 years. क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये तो बेसिकली पूरी स्पेस इज डिफरेंट. ये पूरी डिस्ट्रप्शन पे है, और ऑलरेडी डिस्ट्रप्शन हो रही है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेट. इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है. ऑलरेडी डिस्ट्रप्टेड स्पेस है, एंड द बिजनेसेस हैव टू इवॉल्व. बिजनेस मॉडल्स चेंज होने पड़ेंगे तो ही आपको ग्रोथ मिलेगा. अगर बिजनेस मॉडल चेंज नहीं करोगे तो यहाँ पे ग्रोथ आना बहुत ही मुश्किल है. बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गया. चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छी से बातचीत हुई आपसे आज, हर टॉपिक पे, हर सेक्टर पे, इसकी प्लेसमेंट पे. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर. और आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं सर राजेश जी. नव वर्ष की भी और क्रिसमस की भी, क्योंकि थैंक्स वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. यप. अब आते हैं, चलिए यतिन के पास चलते हैं और डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं. यतिन, क्या लग रहा है, डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं? डीलर्स को लगता है कि मार्केट की ब्रेथ और जो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट है थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए आने वाले दिनों में. और 2 स्टॉक्स जो आज BTST के लिए सुझा रहे हैं उनमें सबसे पहले JSW स्टील. देखिए, मेटल्स में आपको ऐसे भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का मूड दिख रहा है आज. ऑब्वियसली वो सेफगार्ड ड्यूटी वाली भी न्यूज़ थी जिसके कारण आपको सपोर्ट मिल रहा है. सेंसेक्स में पिछले हफ्ते ही JSW स्टील एक्सक्लूड हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है.
और डीलर्स को लगता है यहाँ से 950 960 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए दिसंबर फ्यूचर्स में। इसके लिए यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा IRFC नया F&O एंट्रेंट है, यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि जिस हिसाब से PSU स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, IRFC में भी लो लेवल्स पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है 152 155 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये भी एक स्टॉक है जहाँ HNI की खरीदारी के चलते डीलर्स को लगता है काउंटर में आगे जाके ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत दमखम हो सकता है अपसाइड पे। ओके, शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। डीलर्स क्या चेज कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्या शॉर्ट प्लेसमेंट है, सब पे बातचीत करने के लिए अब एक काम करते हैं, पहले BTST ट्रेड्स लेते हैं, फिर हम कल के पर्सपेक्टिव से इंडेक्स पे क्या करना है उससे बातचीत करेंगे। इट्स IRFC एंड JSW स्टील। मानस, क्या लग रहा है, कुछ कैरी करना चाहिए कल के लिए, किस पे कन्विक्शन है आपका? देखिए, जिस क्षेत्र की आपने बात की थी FMCG की, वहीं पर एक रिकमेंडेशन है, डाबर में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि अगर आप डाबर के पैटर्न देखें तो नवंबर से करीब 5 बार स्टॉक ने 500 रुपए के आसपास बेस बनाया है, वहां पर रिकवरी देखने को मिली है और इस बार भी 500 का आंकड़ा ब्रीच नहीं हुआ, उसके नीचे नहीं गया। आज अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर डाबर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक चांस लेना चाहिए। 504 के स्टॉप लॉस से डाबर के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे, तो 504 के स्टॉप लॉस से डाबर का फ्यूचर खरीदें और 520 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, तो डाबर में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं। काबा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? लॉन्ग साइड रहेगा और वो रहेगा मेरे ख्याल से टाइटन में लगता है कि अच्छा बेस बना है करीब 3 दिन से, और आज मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। आजकल में 3396 पर ट्रेड कर रहा है, टाइट स्टॉक, बहुत ही टाइट स्टॉक, 3380 का 87 का ऑन द अपसाइड, टारगेट 3450। टाइटन 3396 पे आप पिक कर रहे हैं। शिल्पा जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, मेरा ध्यान लोढ़ा पे है। मुझे लगता है लोढ़ा पे आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे 1400 के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली अभी सस्टेन कर रहा है, तो आप 1390 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट्स ऑफ 1500 to 1520 आ सकता है। थोड़ा पोजिशनल भी होल्ड करेंगे, मुझे लगता है 1640 तक के भी इसमें अपसाइड है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? अच्छा, जो मैंने सुबह रिलायंस दिया था, बस उसी को कैरी करके जाएंगे। मुझे लगता है जिस तरह से ये कंसोलिडेट हो रहा है 1220 के ऊपर, इट इज स्टिल अबाव। 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1260 का टारगेट। ओके, राजेश पालवे जी, आप क्या पिक करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? तो वीरेंद्र जी, जुबिलेंट फूड यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक रैली के बाद स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया और आज का मूव ये दर्शाता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम यहाँ पे नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करता हुआ दिखेगा। तो जुबिलेंट फूड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 705 से लेके 710 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 682 के आसपास। देखिए, जुबिलेंट फूड्स एक बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है और नो डाउट इसके लिए। अब आते हैं कल की रणनीति पर इंडेक्स की, निफ्टी बैंक। देखिए, अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें, लेवल्स चाहे वो मॉर्निंग के हों चाहे वो मिड सेशन के हों, सेल ऑन राइज ने काम किया। निफ्टी का आज का लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जरा वो कॉल राइटिंग के स्टेट्स पे लेके आइए। इसमें कोई तरह नहीं, इस बात ये बात बिल्कुल सच है कि बेटर ट्रेड जो है ना वो इंट्राडे में मिल रहा है। मैं ओवरनाइट रिस्क क्यों कैरी करूं, शॉर्ट करके जाऊं, लॉन्ग करके जाऊं, इस दुविधा में पड़ते ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आपको शुक्रवार को यूएस मार्केट में 150 जो पुल बैक था उसने 150 पॉइंट का हमें पुल बैक दे दिया आज। मैं क्यों ये ओवरनाइट रिस्क लूं? एंड लुक एट कॉल राइटर्स प्लेसमेंट, स्टिल 23800 की कॉल जो है वो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, जिसमें से सबसे बड़ी कॉल आज यही बिकी है 23800 की। पर एक चीज़ आपने गौर करी, आज 23500 पे तो है ही नहीं स्क्रीन पे, यहाँ पे 23700 पे भी करीब 43 लाख पुट बिकी हैं। तो आप मोटे तौर पर अगर मान के चलिए तो कि 200 डेमा के नज़दीक आपकी पुट बिकी हैं। तो मेरे ख्याल से आप कुछ मत करिए, कोई ट्रेड मत जाइए। कल अगर निफ्टी, फिर चार्ट लेके आइएगा, अगर निफ्टी 23850 की ट्रेजेक्टरी को, 60 की ट्रेजेक्टरी को पार करेगा तो लॉन्ग पिक कर लेंगे, या फिर आज के लो को तोड़े 200 डेमा को फिर से तो बात करेंगे शॉर्ट की। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है निफ्टी पे। और एक और बात मैं कह रहा हूँ जो कि मैं कुछ देर पहले भी कह था कि निफ्टी बैंक ने आज एक सेकेंड डे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक डिफरेंशियल मेंटेन करके रखा। अब चाहे कैसे भी आया हो, चाहे वो ICICI बैंक से आया हो, चाहे HDFC बैंक से आया, तो उसके डिफरेंशियल को, उसकी स्ट्रेंथ को सलामी देते हुए डोंट कैरी एनी ट्रेड। बट
ट्रेड तभी बनेगा जब आप किसको पार कर जाएंगे, उस 51,500 के जोन को। जरा प्लीज़ 51,500 की कॉल लेके आइएगा। 51,500 पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे कंसंट्रेशन है सबसे बड़ा, जिसने कॉल बेची हुई है ना 51,500 को। देखिए डेरिवेटिव्स में, वायदा कारोबार में कॉल राइटर के कन्विक्शन को हम रिस्पेक्ट देते हैं उसके। और आप देखिए जरा 51,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई, इट्स 32.51 lakhs, इट्स ह्यूज। तो हमें अगर लॉन्ग कैरी करना होगा या फिर पिक करना होगा, इसको 51,550 के ऊपर पहले सेटल होने दीजिए। अब एक काम करते हैं, आपको एक दो स्टॉक्स और दिखा देते हैं, जरा मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट का आज का रेशो क्या था, क्योंकि अब इसको देखने का जो नज़रिया है इन डेटा को, जो 4 आंकड़े आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन पे 46 लॉन्ग्स, ये अच्छी बात है। लास्ट सेशन में 1 लॉन्ग था मात्र, शॉर्ट कवरिंग 90 में और शॉर्ट 24 में और 63 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग को छोड़ दीजिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग को छोड़ दीजिए। यहाँ पे लॉन्ग देखते हैं कहाँ कहाँ पर था। आज मेरे ख्याल से मेटल्स काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग कैरी करके गए हैं अपने साथ। मेटल्स में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ है। और JSPL, हाँ जुबिलेंट फूड्स इंटरेस्टिंग है। डिलीवरी, बैंक ऑफ बड़ौदा और ITC पे अगर आप देखें कंफर्ट था आज न्यूज़ फ्लो का। और अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की, इसमें सेल अगेन मेटल्स में बंधन बैंक, ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर बहुत बिका हुआ, मनापुरम फाइनेंस, मैक्रोटेक डेवलपर्स, RBL काफ़ी बिका हुआ था, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। और अगली स्लाइड आएगी यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप की, जोमेटो में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है आज। और साइंट में ICICI लोम्बार्ड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, चोला। अच्छा शॉर्ट, ये एक और स्टॉक लेके आइए ज़रा, हुडको भी देखना चाहूँगा। जैसे मैं स्क्रीन पे जोमेटो देख रहा था ना, हुडको की मेरे को याद आ गई। और हुडको का रोल ओवर भी रखिएगा। ये शिल्पा जी, आपका हुडको पे टेक क्या है? वो जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, ये बार बार तेज़ी आ रही थी। अच्छा अभी शिल्पा जी भी चले गई। एक काम करते हैं, पालवी जी से व्यू लेते हैं। पालवी जी 20 डे में टूट गया आज हुडको पे, क्या एक बार के लिए लॉन्ग एग्जिट करें? क्या कोई शॉर्टिंग का विकल्प हुडको में बन रहा है? और तो वीरेंद्र जी देखिए, इसने प्रीवियस जो स्विंग लो थे उसको आज तोड़ते हुए दिख रहा है, जो दिसंबर में ही बने थे। और हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक अब 235 के नीचे सस्टेन रहेगा तो डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 230-225 की तरफ। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चुका है और हमें लगता है अब जब तक ये 244 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, स्टॉक में सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है, डाउनसाइड में 225 की तरफ हमें लगता है टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल हुडको पर एक व्यू। चलिए बैन का अपडेट लेते हैं, फिर कुछ और चीज़ों पर बात करेंगे। बैन में जो जाने वाले काउंटर्स हैं उनमें ABFRL आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 107% तक की मार्केट वाइड पोजीशन हो चुकी है। इंडसइंड बैंक में भी 96% तक की पोजीशन है और L&T फाइनेंस में 94% तक की पोजीशन है। तो ये 3 स्टॉक्स शायद वायदे का बैन की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं बैन से बाहर निकलने की, उसमें ऑफ कोर्स बंधन बैंक है 81% की पोजीशन के साथ और दूसरा है टाटा स्टील 78% की पोजीशन के साथ। तो ये कुछ ट्रेड्स जहां पर शायद वो बैन में सेल आ गया, पार्ट मैंने गलती से आई थिंक टाटा स्टील बोल दिया, बैन में जा सकते हैं। ये फिलहाल है वो स्टॉक्स। चलिए हम कुछ देर पहले IPO मार्केट की बात कर रहे थे, जहां पर 5 दरअसल IPOs आज ही बंद हो रहे हैं। लेकिन वैसे अगर आप गौर करें 2024 का साल IPOs के नाम था, खासतौर से कई कंपनियां बाजार में दस्तक देती हुई दिखाई दी। इसमें कई तो स्टार्टअप्स ही थे जो अब अपनी नई पारी की शुरुआत बाजार में कर रहे हैं। और पिछले 5 साल में जितनी रकम नहीं जुटाई गई है, उतनी रकम दरअसल 2024 में SME IPOs ने जुटाई है। ज़्यादा डिटेल्स हॉर्मस फाटकिया के पास है, उधर ही चलते हैं। हॉर्मस, अगर 2023 SME IPOs के लिए एक अच्छा साल रहा था, तो 2024 में अगर आप उसे एक और सुपरलेटिव डिग्री, अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन, जो आप कहना चाहे वो कह सकते हैं, क्योंकि 8,700 करोड़ की जो रकम SME IPOs ने इस साल जुटाई है वो पिछले 5 सालों की रकमों को मिलाकर भी उससे ज़्यादा है। इस तरह की रकम हमें इस साल IPOs को देखने मिली। 240 के लगभग IPOs हमें इस साल तक अब तक देखने मिले हैं जिन्होंने लगभग 9,000 करोड़ की रकम जुटाई है। मगर अगर रकम का फिगर बड़ा है तो बोली
बोलियां लगने का फिगर तो उससे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जो 8,700 करोड़ की रकम जुटाई है इन आईपीओज ने, उनके लिए 12.5 लाख करोड़ तक की बोलियां हमें इस साल अब तक देखने मिली है। तो ये एसएमई आईपीओ की स्पेस हाल फिलहाल में दोबारा फोकस में आई थी एक आईपीओ की वजह से। एनएससी डीएसी इंफ्रा ये आईपीओ था जो कि 2024 का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ एसएमई आईपीओ बना। 2210 गुना आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हुआ। आपको ये बात जाननी जरूरी होगी क्योंकि एसएमई आईपीओस की साइज छोटी होती है तो उनके सब्सक्रिप्शन के नंबर्स भी उतने ही ज्यादा बढ़कर आते हैं। तो इस आईपीओ को 14,385 करोड़ की बोलियां इस आईपीओ में हमें देखने मिली। मगर क्या ये सबसे ज्यादा बोली लगने वाला आईपीओ था? नहीं, ये टॉप 5 में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए गणेश इंफ्रावर्ल्ड, नेफ्रोकेयर इंडिया, लक्ष्य पावरटेक 22,000, 20,000, 19,000, 17,000 करोड़ तक के आईपीओस की बोलियां हमें देखने मिली है। और ये सारे लगभग 20-25 करोड़ के ही आईपीओस थे, तो इस तरह की बोलियां हमें देखने मिली है। तब वो कौन से ऐसे आईपीओस है जिनको सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला? एनएससी डीएसी की तो हमने बात की, एचओएसी फूड्स, हेम्स बायो, और इन सारे को भी 1000 से लेकर 2000 गुना तक के सब्सक्रिप्शन हमें देखने मिले। अब ये कुछ ऐसे आईपीओस है जिन्होंने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करा है, मगर जो रिटर्न्स जिनके अच्छे आए हैं, एनएससी डीएसी की तो कल लिस्टिंग होनी है, मगर एचओएसी फूड्स अपने आईपीओ प्राइस से 206 गुना के परसेंट के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, और बाकी सारों के भी अच्छे लिस्टिंग गेन्स हमें देखने मिले थे। अब वो ऐसे आईपीओ है जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, ये ओएस मेटल्स है, टैक इन्फोसेक है, ये जो 1000 से लेकर 650% से लेकर 1000% के रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं अपने आईपीओ प्राइस से। मगर कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अंडर परफॉर्म करा है, एमवीके एग्रो है, बवेजा स्टूडियोज है, ये सारे आईपीओ जो है अपने आईपीओ प्राइस से आधे या 60% तक की गिरावट दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि इनमें जिन आईपीओ का हमने जिक्र किया है वो कम से कम 3 महीने की इनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री है। सेबी ने और नियम लागू किए हैं एसएमई स्पेस पर। अब 1 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 में से 2 साल का होना जरूरी है, तब जाकर आपको एसएमई आईपीओ की मंजूरी मिलेगी। तो ये एक बात है। और कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है एसएमई आईपीओ के, क्योंकि वॉल्यूम कम होते हैं, ओनरशिप जो है वो लिमिटेड होती है, और ज्यादातर आईपीओ का जिनका हमने विवरण किया वो ईएसएम के स्टेज 1 या स्टेज 2 में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। हेराफेरी की आशंका ज्यादा होती है क्योंकि मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा है, और सेबी के और कड़े नियम आ सकते हैं अगले साल। तो 2024 जो है एसएमई आईपीओ के लिए एक बेहतरीन साल रहा है। सबकी नजरें अब होंगी 2025 पर। बहुत बहुत शुक्रिया हरमस इस पूरे विवरण को रखने के लिए स्क्रीन पे। मीनवाइल चलिए अब क्लोजिंग के लिए चलते हैं, और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा 23,758, तो नज़दीक ये इस वक्त ट्रेड करता हुआ 23,800 की ट्रैजेक्टरी के। निफ्टी बैंक करीब करीब 51,330। वॉल पे जरा पूरे बाजार का हाल देखते हैं एक बार। सेंसेक्स निफ्टी ये रहे, निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब करीब 650 अंक ऊपर, ये और एडवांस डिक्लाइन रेशो। बट देखिए ब्रेथ कमजोर थी, नो डाउट अबाउट दैट। ये तेजी जो थी वो नीचे की तरफ ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, करीब करीब 1495 डिक्लाइंस, और मिड कैप करीब करीब 154 अंक ऊपर, आईटी करीब 56 अंक ऊपर। आईटी के पास अच्छा टेलविंड भी है, दैट्स आई थिंक रूपी एट ऑल टाइम लो। निफ्टी स्मॉल ये कहते हैं सेक्टरल इंडस्ट्रीज को देखते हैं यहाँ पे। निफ्टी बैंक करीब के 566 अंक ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर, पीएसयू बैंक 70 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए। बाकी ऑटो बैकफुट पे था, और ऑटो में आज बाकी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग। मेटल्स को न्यूज़ फ्लो का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मिला, डीजीटीआर की जांच और एंटी डंपिंग ड्यूटी। बाकी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लगभग 500-550 अंक ऊपर, एंड थैंक्स टू आई थिंक आईटीसी का मूव। हालांकि आज एचयूएल ने इस दौर का नया लो क्रिएट किया, और उसके बाद आईटी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर करीब करीब 60 अंक ऊपर। ये रहा निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पे। हीरो मोटर कॉर्प फ्रेश लोज, मारुति, नेस्ले, बजाज ऑटो, बजाज फिंसो, टाटा मोटर्स। निफ्टी ऑटो का हाल काफ़ी बुरा, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स में। उसके बाद आईटीसी, हिंडाल्को और एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, रिलायंस करीब 1% ऊपर। और इस पुलबैक को, आज के पुलबैक को अगर किसी ने ऊपर तक मेंटेन रखा, इवन आई थिंक 23,750 तक, तो उसमें रिलायंस की एक निर्णायक भूमिका थी। ग्रासिम इंडस्ट्रियल बैंक, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, बीएल, ये कुछ काउंटर जो के स्ट्रेंथ थे। एलएनटी 3645 पर स्टेबल रहा, और मार्केट शट 23,747, 161 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स आई थिंक 51,306। तो आप कह सकते हैं कि ये सेशन हमें जितना गैप अप मिला था आज सुबह निफ्टी पर, हम उसको लेके गए अपने साथ हर्षदा कल के लिए। यानी अब देखिए मंगलवार को क्या होता है। हर्षदा क्या लग रहा है? निफ्टी आईटी कल कुछ जोर थोड़ दिखाएगा?
वीरू लग तो ये रुपी का चक्कर अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि आईटी काउंटर्स में और एक्शन बनता हुआ दिखाई दे। ज़्यादातर जानकार वही कह रहे हैं और देखना यही होगा कि कितनी लीडरशिप आईटी काउंटर्स की तरफ से आती है। जी हाँ, बिल्कुल। खैर हर्षदा और मुझे इजाज़त दीजिए और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला कायम रहेगा और CNBC आवाज़ के सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप शेयर के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आज मानस होंगे आपके प्रश्नों में जवाब देने के लिए। तो कोई भी ट्रेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, कोई नजरिया चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में जुड़िए मार्केट का पंचनामा। नमस्कार।